नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल जारी है। अदालत के फैसले से लगता है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। नीतीश कुमार के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी पुराने दोस्तों की तलाश में जुटी हुई है। जेडीएस, टीडीपी, अकाली दल जैसी पार्टियों से याराना बढ़ने लगा है। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति में, और जो भी हो रहा है वो लगता है कि 2024 की बिसात बिछाने के लिए किया जा रहा है। और राजनीति को डिकोड करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष एक नया मंच, एक नया शो लेकर आया है, सवाल सत्ता का। टीवी पर राजनीतिक बहस के दौर में हम सनसनीखेज नहीं, सिर्फ सार्थक बहस करना चाहते हैं। धर्म संप्रदाय पर नहीं, आपके सरोकार पर बात करना चाहते हैं। हम शोर शराबा नहीं, तर्कों और तथ्यों की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या विपक्ष की महाजुटान सिर्फ हवा हवाई है, या विरोधी एकता से घबराकर बीजेपी ने विपक्ष में कोई बड़ी सेंध लगाई है। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। तो सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है। एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्तजू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था। और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था, देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। 5-5, 6-6 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, ऊधव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं, और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 की फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है, विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी। तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ हैं, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो कहीं रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। इनको वास्तव में इस जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने, दोस्तों ने हमारे, इनको अपने दिल में रखा था, जान से भी प्यारों की तरह। आज गुनहगारों की तरीके से बैठे भी हैं उनके दिल में और खड़े भी हैं, और निकलने का इंतजार कर रहे हैं 2024 में इस चीज़ को। पहले अब इनकी वैचारिक रूप से, मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता की स्थिति देखिए, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। छोटी सी वो है, राहुल भाई, आप तो, इन्होंने अभी 4 नए राज्य प्रमुखों की नियुक्ति की है। एक इन्होंने की है किरण कुमार रेड्डी जी, पुराने कांग्रेसी हमारे। इन्होंने पुरंदरी देवी जी की, क्या नाम, पुंदेश्वरी देवी जी, पुरंदेश्वरी जी, वो जो हमारे यहाँ की। सुनील जाखड़ साहब हमारे ठीक है ना। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी, जनता पार्टी से आए हुए, नाम याद नहीं रख पाते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए, अभी ऐसे नहीं राहुल,
देखो एक बात, मेरा जो सवाल था उस पर आ जाइए आप। इनको बचाने की मेरा सवाल ये था कि आप साथ साथ हैं या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेगी, 7 सीटों में कोई साथ साथ होगा। 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिन ताकतों ने भी लोकतंत्र को तोड़ा, मोड़ा, खत्म किया और जिन ताकतों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम सब एक हैं और जो लोग इसमें तटस्थ भाव में रहेंगे उनका जनता इलाज अध्यादेश करेगी। के मामले में आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ? कोई गैर कानूनी काम देश की संविधान की और देश की संसद में हम नहीं होने। संजीव जी, क्या हैं आप इनके साथ में? आपके पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से हमारी कोई साथ नहीं होगा, दूर तक उनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, ये गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई सत्ता में कौन आएगा, कौन किसके साथ होगा, ये लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई है कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगी, इस देश का संविधान कैसे बचेगा। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को अपना मत दिया, 2 बार 90% से ज़्यादा सीट दी, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकारा। दिल्ली के देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक फैसला जिसमें कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश से, आप काला अध्यादेश से आप पलट देते हैं, तब लगता है कि इस देश का फेडरलिज्म, इस देश संविधान खतरे में। दूसरी बात में आ रहा हूं जी, ये सब बातें सुनी हुई नहीं, जरूरी क्या है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं आज जरूरी 2024 में, मुद्दा सीधे सीधे 2024 में आप और आप दिल्ली में मिलकर के साथ में होंगे या नहीं होंगे? मुझे क्लियर कट बता दीजिए। मुझे ये लगता है, आप मेरी पहली बात को आपने गंभीरता से नहीं सुना। मैंने कहा कि अब ये बात चुनाव लड़ने और जीतने की है नहीं, पहले संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, सब चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जब अलग अलग पार्टी बनती है तो कुछ तो वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन ये लड़ाई वैचारिक मतभेद से ऊपर उठ के ये लड़ाई है। जिस तरह से रोज ये 5 साल में देखिए कि जहां कहीं भी विपक्ष है, कहीं आप ऑर्डिनेंस के जरिए, कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं पैसे से खरीद कर, कहीं ईडी से डराकर आप जो इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं, अब ये लड़ाई इस देश के उस जनता व्यवस्था बचाने की है। और इसे मैं मानता हूं कि देश के सभी विपक्ष को एकजुट होकर के ऐसे निरंकुश मानसिकता वाले व्यक्ति को, सवाल पे नहीं आ रहे आप मेरे, एकजुट और हराना एकजुट आप जो बयान दे रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। आपके बड़े नेता चाहे इनके हों चाहे आपके हों, दोनों जब एक मंच पर आने की बात करते हैं तो अध्यादेश पे मामले पे आप दोनों दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हम साथ नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस पर हमें भरोसा नहीं कि वो अध्यादेश पे साथ आएगी। चलिए छोड़िए आपकी बात। आपकी बात मैं छोटा सा उदाहरण अब मुझे बता दिए, अब आप दोनों क्या एक साथ साथ हैं, मुझे ये बता दीजिए 2024 में। और इस वजह से पूछ रहा हूं मैं आपसे ये सवाल, अनुराग जी स्पेशली, कल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक बैठक बुलाई गई थी, 2022 के वहां उम्मीदवार पहुंचे थे। 399 में से 243 उम्मीदवारों ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, सुरेंद्र जी, कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब मैं बोलूं? कितना मिनट है? अरे आप बोलिए ना। अच्छा ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग की है, एक पुराना गाना होता था, तो मुझे भी एक पुराना गाना याद आया, तो पुराना गाना मैं भी सुना दूं तो इनको शायद समझ में आएगा। पूरे तरन्नुम में, भाजपा का जमाना, जनता करे शोर, शोर नहीं शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों, राम गजब ढाए भाजपा के भैया, देखो कहाँ देश की डूबी रे नैया, अब जुमलों से भी ना चले कोई जोर, देख महंगाई बेकारी फैली चारों। टमाटर 160 के पार है, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए, हमें आपको कहाँ उलझा रहे हैं। समस्या क्या है जनता की? जनता की असली समस्या है जो आपने 2014 में वादे किए थे, जो आज आपने 2019 में वादे किए थे कि हम आएंगे, सबको पैरों पे खड़े कर देंगे, खुशहाल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई तो खत्म ही हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं, और किसान भी की इनकम भी दोगुनी हो जाएगी। किसान के नाम पे ना का बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, महंगाई का माँ बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरेंगे। आप देखिएगा, तो ये वो लोग हैं
जिनको बात नहीं करनी है और परिवारवाद की बात ये कर रहे थे। अब परिवारवाद देखिए काम तो परिवारवाद का विषय है ही कहाँ भाई? एक मिनट आप लोग इधर-उधर चले नहीं बोला जाओ, परिवारवाद। मेरे सवाल पे नहीं आते सर, मैं आप। 30 सेकंड ना ज्यादा वो आए ना आप वो आ खुद नहीं आए आज तक, अपना जो वादा किया था तो आप- मैं सर, अभी तो परिवारवाद का विषय है नहीं, अच्छा, 30 प्रोग्रामिंग है क्या सेकंड, सर? 30 सेकंड। पहले से परिवारवाद पे इन्होंने बात की, सुनो हम लोग तो परिवारवाद किसी ने बात की, रुकिए तीनों में से किसी ने नहीं बोला अभी गड़बड़ाने तक। लगे परिवारवाद पे। नहीं, परिवारवाद बोल सुनिए, रहे- जब इनको सत्ता बनानी होती है तो जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं, पीडीपी की पार्टी, वहां जाके कश्मीर में उनके साथ सत्ता बनाते हैं, वो भी परिवारवाद से आती है। अकाली दल वो भी परिवारवाद से आता है, पंजाब में जाके सत्ता बनाते हैं। हरियाणा में चौटाला परिवारवाद से आता है, चौटाला के साथ आज सरकार चला रहे हैं। ये बात करते हैं। अपना दल उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से आता है, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। ये निषाद पार्टी परिवारवाद से आती है, उसके साथ सरकार चला रहे हैं। ये राजभर को अपने पास लाने में ये लगे। इनसे पूछे शिवसेना परिवारवाद की पार्टी, उसके साथ सरकार चला रहे हैं ये। और जिसको आज लेके आए तोड़ के अजीत पवार, वो भी परिवारवाद से आते हैं। तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता? अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर आज मिनिस्टर हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बाहरी दिल्ली से उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, परिवारवाद दिखाई नहीं देता? अनुराग भदौरिया जी, भाषण अगर आपका खत्म हो गया हो, दिखाई नहीं देता? आपका भाषण खत्म हो गया हो, नहीं एक सेकंड, अब वो 1 सेकंड करते करते आप पूरा 1 घंटा ले जाएंगे ना। और आप परिवारवाद की बात करते थे, आप दोनों में आप पूरी तरह से लिप्त हैं, चाशनी की तरह, इसलिए आप इसमें मत बोलिए तो अच्छा है। अब पूछिए आप क्या सवाल है? अब आप कहाँ पूछेंगे? मेरे सवाल के बाद आप पूछेंगे तो अच्छा, मतलब जो पहले प्रोग्राम था बोल लिया, अब सवाल पूछने की बात है। हाँ, मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। अपने प्रथम परिवार का एक सदस्य बताइए जिसका कोई पद ना हो। बोलिए, नाम बताइए। अनुराग ठाकुर कौन है? सुनिए, अरे सुनिए, अब आपने देखिए, मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई राम गोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए। 35 लोगों के बाद सारे पद, एक व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए ना, ये बताइए। मुलायम सिंह जी के परिवार का एक व्यक्ति जो सांसद या विधायक बता तो दिया, ये होता परिवारवाद। सिंह जी का बेटा, मैं उदाहरण बता रहा हूं पॉलिटिक्स में। अब बताइए भाई, उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैंने दिया। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं। जैसे आप पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं ज्वाइन कर सकता या टीवी 9 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा, मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति एंकर बनेगा। और इन सब पार्टियों में, ये तो भी 10 साल पुराने हैं, यहां एंकर एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एंकर तय है। ये है परिवारवाद। अच्छा। वरना आप पूछिए कि 38 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर राम गोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं। आप बताइए ऐसी कौन सी योग्यता, अच्छा मान ली योग्यता आपके हिसाब से, ऐसी कौन सी योग्यता आपने देख ली चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अकाली दल में देख ली जो आपने सरकार बना ली? ऐसी कौन सी योग्यता आपने अजीत पवार में देख ली जो आप तोड़ के लाके अपने पार्टी में शामिल कर लिया? बताइए आप बताइए। ये तो उनकी पार्टियों का अंदरूनी मामला है। ये सवाल का जवाब दो ना। अभी परिवारवाद से भाग के योग्यता पे टॉपिक क्या? टॉपिक पे योग्यता या परिवारवाद? बोलो। अब बताऊं? अरे बोलो ना, गठबंधन या परिवारवाद? बोलो। आप बोलिए। योग्यता है कि जो एक्सप्रेसवे पे आप यहां से दिल्ली से लखनऊ जाते हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने बनाई। आज भी आप जिस मेट्रो पे चढ़ते हो, वो भी समाजवादी की देन है। 100 डायल जो पुलिस का सिस्टम, वो भी समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने बनाया है। 1090 महिला समस्या के लिए जो आप फोन करते हो, वो भी अखिलेश यादव की देन है। 108 एम्बुलेंस, वो भी अखिलेश यादव को लोगों ने नकार क्यों दिया? अरे देखिए, अगर इतना सब कुछ दिया तो क्यों नकार? चुनाव में हार जीत लगी रहती है प्रभु, कोई नई बात नहीं है। चुनाव आना है, सुनिए, कल हारेंगे। जोश में क्या बोल गए कि फिर देखिएगा अभी बैक करके इन्होंने कहा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली और लखनऊ वाला, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया। अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई? 2017 में, 2012 में कौन था? आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया उस समय, आज की डेट की बात कर रहे हैं भाई। अब बोल जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं। चलिए कुछ भी। अब 24 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। सुधांशु जी, अब सवाल लोगों के जहन में एक और बड़ा चल रहा है, ये जो अजीत पवार आपके साथ आए हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आज बड़ी मजेदार बात यह है कि जब आप कहेंगे इनके साथ सरकार में रह चुके हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था। हमने कहा आरोप है, आरोप आज भी है और आरोप जांच से पहले नहीं होगा। इनका कहना था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज कहते हैं ऐसा ही हुआ था। आज स्थिति ये हो गई है इन विपक्षी दलों की, अपनी पार्टी के नेताओं कहते हैं हां मेरे नेता भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, हमने घनघोर भ्रष्टाचार किया था, और उसके बाद फिर आगे और कहते हैं
उसके बाद अपने ही नेताओं को कमजोर साबित करते हैं नैतिक दृष्टि से। अरे वो डर गए ईडी सीबीआई से, इसलिए वो इधर आ गए। भैया एलानिया बेइज्जती अपनी नेताओं, अपनी सरकार, अपनी पार्टी की ऐसी करवाते मैंने नहीं देखा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर किसी को कहने की बात है तो झूठे आरोप लगाने की जो बात कहते हैं, हमारी सरकार थी, हिंदू आतंकवाद के कितने झूठे केस लगाए, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। गुजरात के किन किन लोगों के ऊपर झूठे केस लगाए, मंत्रियों विधायकों पे, चला गया कोई पार्टी छोड़ के। और छोड़िए, जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी, जब कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन बंद था, जेल में ही सड़ते रहना था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी। और सुनिए, ये तो वो हैं जो कहते हैं अंग्रेजों से लड़े थे, वो जेल में रहे थे, झुके नहीं थे, आज कहते ईडी सीबीआई डर गए। मतलब गजब का इन लोगों का पैटर्न है, आप ये देख लीजिए। यह दर्शाता है कि अपनी पार्टी की कमजोरी को लोग साबित करते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे हिसाब से आरोप है, संशय है, इसलिए हमने आज तक किसी आरोपी नेता के खिलाफ ना कोई केस विड्रॉ किया है, ना कोई केस क्लोज किया है। मगर ये कहते थे ऐसा हुआ ही नहीं, इनका ऑफिशियल स्टैंड ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे ही छोड़ के गए थे ऐसा ही हुआ। अब इनसे पूछ लीजिए। सुरेंद्र जी, अब सवाल मेरा आपसे, एक सेकंड, अभी तो ज़्यादा नहीं, एक सेकंड। आप एक सेकंड लंबा ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि सवाल पूछ लीजिए। मैं आ जाता हूँ, एक आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप शरद पवार के साथ मिलकर 2024 में चलना चाह रहे थे। जैसे ही उनकी पार्टी टूटती है, सबसे ज्यादा खुशी की लहर कांग्रेस के अंदर दिखाई देने लगती है। कांग्रेस के नेता अचानक कहते हैं कि देखिए अब तो चीफ विप जो होगा वो हमारा होगा, विपक्ष का नेता हमारा होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। बजाय अपने सहयोगी को सांत्वना देने के, आपकी पार्टी के नेता इस काम में लग जाते हैं कि सबसे पहले विपक्ष के नेता की कुर्सी हमारे पास आ जानी चाहिए। ये ऐसी एकजुटता कैसे? हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और श्री राहुल गांधी जी कल मराठा सरदार के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने उनके घर बैठे थे। वो 84 साल का मराठा सरदार जिनको इन्होंने धोखा दिया, पीठ पे छुरा भोंकने का काम कराया जिसके भतीजे से, उस मराठा सरदार शरद पवार के घर श्री राहुल गांधी जी बैठे थे। आपकी बात का तो जवाब ये है, बहुत साफ एकदम। 24 घंटे के अंदर मीटिंग हो रही थी ना? नहीं 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने दावा कर दिया था ना विपक्ष के नेता। राहुल भाई 2 मिनट मेरी बात तो सुनिए। आपके साथ, आप बड़े जिम्मेवार एंकर हैं। आज की डेट में मीडिया, जो हमारे मित्र मीडिया है, वो करती क्या है? सुधांशु जी आए, इनसे पूछा राम की स्पेलिंग बताओ। इनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी उनसे पूछा सीता की स्पेलिंग बताओ। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत आए, कहने लगे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग से पहले 2 मिनट सुन लीजिए सर। अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, क्या ये ABCD है या राम की स्पेलिंग है? बात सुन लीजिए। आपको लग रहा है कि अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी समझिए। पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस आरोप की ईडी से जांच होगी, गलत होगा तो भाई इनको क्या दिक्कत है। उसके बाद ईडी की जांच के बाद फिर एक आरोप लगाती कि 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, 1000 करोड़ पकड़े गए, 70,000 करोड़ पकड़े गए। नेचुरली करप्ट पार्टी है 70,000 करोड़ की। और उसके बाद जब छापा पड़ जाता है तो उसको कहती कि भैया 2 जेल हैं, एक जेल भारतीय जनता पार्टी की जेल है या तिहाड़ जेल, कहां जाना है बताओ। तो ये क्या करते हैं, उस आरोपी को आरोप लगा करके, उसके ऊपर डरा के, धमका करके उसको भारतीय जनता पार्टी की जेल में ले आते हैं। चलिए आप बता दीजिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है। और सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा करके, और भारतीय जनता पार्टी 70,000 करोड़। हाँ, फिर क्यों बोला आपके नेताओं ने कि वॉशिंग मशीन लगा के रखी? कहा ना हमने, अरे आप समझ, फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि चेकोस्लोवाकिया, इसीलिए कह रहा हूं आपसे। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया। एक तरफ 70,000 करोड़ का भाजपा ने, कांग्रेस ने नहीं लगाया। 70,000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया, भाजपा ने डराया, भाजपा ने धमकाया, भाजपा ने उसके घर ईडी भेजी, उनसे नहीं बात चली, सीबीआई भेजी, फिर इनकम टैक्स भेजा, और फिर कहा कि 2 जेल हैं, एक जेल तिहाड़ जेल और दूसरी जेल जो है वो जेल है भाजपा की जेल। मंत्री बन जाओगे, एसी कमरे में बैठोगे, लेकिन रहोगे जेल की तरीके से। क्लियरिटी नहीं हो रही। आप एक बार जवाब दे दीजिए, देखिए, उसके बाद मैं आता हूं। बहुत साफ हो गया। आइए, बिल्कुल आइए। नहीं सुनिए, विपक्ष का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। इनकी स्थिति है कि एक प्लेन पेपर में दोनों तरफ पीटीओ लिख दो, मैं दूंगा, तो पीटीओ लोग पलटते ही रहेंगे, कागज का एंड बताएंगे। सुधांशु भाई, आपसे उम्मीद नहीं है, ये संबित पात्रा से रहती है। नहीं, मैं एकदम साफ बात बताने का नहीं, ये साफ बात तो है ही है। इसमें तो कहीं रहे कि हयादार अपनी हया से डर गया। अब मैं एक्चुअल बात कहना चाहता हूं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आने के बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर 2014 से पहले, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में
कचहरी और एजेंसीज के चक्कर न काटे। तो फिर उसी मुलायम सिंह जी, भ्रष्टाचारी एक पार्टी मिनट। को आपने लिया अरे भाई, क्यों? पूरी बात होने बताइए, दीजिए। अगर वो अरे भाई, एनसीपी पूरी बात होने भ्रष्टाचारी दीजिए। थी, और नहीं सुधांशु भाई, और पूरी बात आप होने उसी दीजिए। सर, आपने भ्रष्टाचारी मैंने डिस्टर्ब नहीं पार्टियों किया। अरे भाई, आप नहीं, मैं आपका बता रहा हूं भाई, ये तो सबसे महान है आइए भारत के इतिहास में। मैं छोटा मोटा नहीं, प्रधानमंत्री स्तर की बात बता रहा हूं। एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी, अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी। और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में, लालू प्रसाद यादव 97 में जेल चले गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला। तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और अरे भाई, 1 लाख रुपए की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण, हो गए तो जेल गया हो, 1 लाख रुपए की घूस, डिफिकल्टी में आ गए। 1 लाख अच्छा, वो रुपए। किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए किस चीज के लिए? अरे वो भी एक विचित्र केस था। वो भी तरुण मतलब केजरीवाल कोई से केस पूछो। ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर, यही कह रहा हूं, मगर आप करें तो रासलीला, बाकी सब करें कौन सा ढीला भाई, बता दो आप लोग। मुझे और लगता है भारत के भदौरिया जी इतिहास में एक ही इंतजार- प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। सुधांशु और जी उनको फिर 6 गलत बोल रहे साल हैं। चुनाव मैं- लड़ने मैं में फिर आ रहा हूं। प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर गलत इमरजेंसी लगा दी गई। फिर गलत बोल रहे हैं। किस जमाने से? दोबारा से अपने मुद्दे पे आ जाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन सिन्हा 2014 के बाद मोदी जी के नाम पे सुधांशु हाथ लगा दी। त्रिवेदी झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। क्या जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था? 6 साल जजमेंट में नहीं था। एक मिनट, मैं और दोबारा उसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल नहीं किया था। बिल्कुल झूठ किया। बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी। त्रिवेदी झूठे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैं उस नहीं बोल रहा जजमेंट था। मैं बता रहा हूं। को ओवरटर्न किया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न अब किया। मुद्दे पे आ जाते हैं। और त्रिवेदी अब झूठे मुद्दे पे हैं। अब आप मुद्दे झूठ पे आ बोल रहे जाते हैं। हैं। आप अब मुद्दे पे आ जाते हैं। वापस चलिए, मैं वापस मुद्दे पे आ जाता हूं। वापस मुद्दे पे आ जाते झूठ हैं। झूठ बोलना तो वापस मुद्दे पे आ जाते चेक करिए। हैं। वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है, दिखाइए अरे जजमेंट आप दिखाओ ना, अरे दिखाइए ना। हमारा नेट मैं तो पे कह रहा हूं, तो गरीब आदमी इमरजेंसी क्या? लगी हुई थी, इसीलिए सुन लगी, तो लीजिए। क्योंकि कोर्ट से मेरा- बात खा गई मेरा थी। सवाल तो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र जी, ने वो जजमेंट नहीं को सस्टेन हुआ। किया। हम उस और मुद्दे ये पे आ जाते हैं जिस पर बहस कर रहे हैं। सुनिए, मैं क्लियर कर दूं। झूठ बोलने की बात नहीं, सुनिए तो भाई, झूठ बोल के नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं, सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा अरे सुन तो कि लिया वो मेरा इलाहाबाद आजाद हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखता अच्छा, है। कितनी बार सिर्फ सुनोगे एक ही बात? सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती है, मगर वोट नहीं कर सकती। चलिए, अब ठीक है। अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे है कि हमने महाराष्ट्र में देख लिया। सर, अब बाकी मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज प्लीज। समझ में आ गया अपने आप आज के जमाने में 1 मिनट में जजमेंट में आप समझ में आ जाता है। रखता हूं। आ जाए, इतना तो अपेक्षा आप सुन रखते हैं, लेकिन सुन झूठ तो लीजिए। नहीं चलेगा ना। इतना तो आपका सुन लीजिए। सरासर मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट को आप दूसरा, दोनों- दिखाओ आप दोनों ने ओवरटर्न अपनी किया, अपनी बातें रखी। दिखाओ ओवरटर्न किया। सुधांशु जी, झूठ बोलते चले सुधांशु जी, अनुराग जी, सवाल मेरा ये है कि विपक्षी एकता पर हम बात कर रहे हैं। दिखाइए पार्टियां क्यों एक दूसरे को नहीं दिखाइए ना। भाजपा के पास नेट है। देखिए, रोकिए रोकिए अब सुन अब ज्यादा देखिए, बहस मेरे की भाजपा शर्त का यही थी नेट कि है। हम लोग ये होता है झूठ। एक अरे स्तर नेट पे तो करेंगे। अमेरिका से आ रहा भाई, भाजपा ये का देखिए, नेट नहीं बना पाए, कह रहे हैं अमेरिका से आ रहा, तो कह रहे सारी चीज मेड इन इंडिया थी। सुरेंद्र जी, अब मेरा सवाल सुनिए। नहीं, मतलब इंटरनेट मेड इन इंडिया आप होता है। डरते हैं क्या सुधांशु? अरे भाई, www वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है, इसमें मेड इन इंडिया कहा जा गया? सुधांशु जी। मतलब बिल्कुल सुधांशु जी, आप सुन लीजिए। अरे सुधांशु जी, आप सवाल सुनिए। ट्रिपल आई कर अरे लीजिए। सुधांशु जी कृपा कीजिए, जरा इधर भी हैं लोग। मेरा सवाल आपसे ये है। अरे इधर नहीं, मेरा सबको सवाल इधर ये ही है, रखना है। 1:3 मेरा है, सवाल एक-एक करके मेरा सवाल सबसे। आ रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल एक और आपसे गाना सिर्फ हो ये जाए है भाई। कि अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ती है, हाँ। आरोप लगते हैं कि वो एनसीपी को तोड़ती है, आपके यहाँ तो नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूट गई आपकी तो पार्टी। कहाँ टूट गई? टूटी, उसके बाद फिर जोड़ी जैसे कहाँ तैसे। टूटी? और जब टूटी थी तब तो पता एवं नहीं आप भी सुधांशु जी के चक्कर में अरे, आ गए क्या? मैंने क्या चाचा टूटी भतीजा नहीं? है, यहाँ हो सकता है चाचा तोड़ टूटे दे। नहीं थे, जुड़े तो अभी भतीजे ने तोड़ा है, चाचा परिवार ही तोड़ फूट गया था आपका तो। टूटी कब? जबरदस्ती परिवार तो फूटा अरे था ना। कुछ भी- अरे छोड़िए ना अरे अनुराग जी, अरे आप परिवार आप में तथ्यों पे चले गए, बात आप करिए ना। पार्टी करते करते अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या? आपके नहीं परिवार टूटी। और पार्टी में फर्क है क्या? अरे आप
अब वो बात कर रहे हैं जिसका कोई, अब मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी का। नहीं पहले मुझे बताइए, हाँ, मेरे सवाल का हाँ, बता सवाल दीजिए। क्या? आपके यहाँ परिवार आपका टूटा, सवाल ही गड़बड़ हो जा रहा है। आपका परिवार टूटा तो पार्टी नहीं टूटी? हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी ना कभी परिवार शिवपाल टूटा। यादव कहाँ गए थे? कभी कोई नहीं टूटता है। शिवपाल यादव कहाँ कभी- गए अरे थे? हमारे किसी के भी घर में दो मतभेद होंगे तो कहीं टूट गया। अरे वो टूट यार, के क्या नई बात पार्टी कर रहे बना हैं ली आप? थी अनुराग अरे जी। कुछ नहीं, किसी ने कहीं नहीं टूटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 3 बार इनकी पार्टी टूटने का उदाहरण देता हूं। टूटा। अरे दो भाई कह रहे हैं हम नहीं है, हम दोनों साथ हैं। ये कह रहे हैं नहीं साथ नहीं हो। अरे एक दूसरे भाई, के खिलाफ हम मिलकर कह- चुनाव लड़ लिया, अरे आप भाई, कह रहे हैं कि क्या हम साथ ही लड़े विधानसभा? काहे परेशान है आप? विधानसभा साथ ही हम चलिए। लड़े थे दोनों भाई। काहे आप बोल लूं? हाँ बोलिए। देखिए क्योंकि आप ना मेरे से सुधांशु तथ्यों जी में की बात नहीं हालत करते। क्या है? इनकी पार्टी का बता दें, सुधांशु जी 3 की- बार आप इनकी मैं पार्टी बोल लूं टूट प्रभु, चुकी है। इतनी देर आपकी तो पार्टी चिल्लाए 3 हो, बार बोलने टूट दो। चलिए, टूट बोलिए। चुकी है, देखिए बता दें। सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि 2014 में कहते थे देखो ये सत्ता वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इनको सत्ता मिल गई, पहले जब सत्ता में विपक्ष था तो उनको चिल्ला रहे थे उनके ऊपर में, अब सत्ता मिल गई तो विपक्ष से पता क्या कह रहे हैं? तब कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं जब इनको सत्ता में आ गई तो विपक्ष क्या कहते पता है? 1950 में आपने कुछ नहीं किया था, 1960 में आपने कुछ नहीं किया था। अरे भैया सत्ता जब आपने ली थी तब अरे तो एक कहा तो था बार हम हमने करेंगे 1950-60 आगे। बोला। कोई आदमी तो सीधा जा रहा प्रोग्राम है। दो के बोल रहे हैं क्या? बोलने भैया दो मुझे। 1950-60 अरे कब मुझे बोला? बोलने दो भाई। कभी बोला? मैं आपके बीच में बोला क्या? अरे भाई बताइए, मैंने बेल आप पे गिनाते पैर रहते हो, कब- आप 1950, 60, 1970 कहाँ 1950, बच्चे बैठे 2023 की बात सुनने के लिए, आप उनको ले जा रहे हो 70 में, 94 में, 95 में। भाई 95, 94 में तो बेचारे पैदा भी नहीं होते। अच्छा, आप तो अभी पे आए। दिखा रहे हो, अभी पे तो आ जाइए। तो अंग्रेजों के अभी पे आ जमाने में जाइए। पैदा नहीं हुआ था, अभी पे आ क्या जाइए। बनाते हो? है कि इनकी बेवकूफी का- हालत ये हो गई है, बेवकूफी इनकी जवाब। हालत ये हो गई है कि पहले कहते थे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देखिए सब विपक्ष में हैं। अब क्या करते हैं ये? अब जैसे अजीत पवार जी पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचारी हैं, 17,000 करोड़ है, ये है वो है। 10 दिन बाद वही जिनके यहाँ रेड पड़ी थी शुगर मिल में, ईडी की रेड पड़ी, जिनको इनके नेता चिल्ला रहे थे देखो ईडी की रेड पड़ी, ये देखो कितना बड़ा आरोप है, उन्हीं को फिर कहते हैं आओ 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 इधर आओ, रेड पड़ गई, आओ स्वच्छ करते हैं, आओ आओ ये लो राज तिलक, राज अरे हो कहाँ रहा, मंत्री मान बन रहे गए, हैं? अब जाओ अब स्वच्छ हो गए आप। कमाल की सुरेंद्र बात है, राजपूत जी तो मान ही और नहीं फिर रहे उसको कि चिल्ला भी रहे हैं, आके देखिए भ्रष्टाचार। वो तो गिर गई क्यों भैया। चिल्ला रहे हो भाई? किस पे चिल्ला रहे हो? अनुराग आपकी जी- जिम्मेदारी भी चिल्ला क्यों रहे हो भाई? भाई आप ही चिल्ला रहे हो, देखो देखो देखो, मैंने मेरा- शोर मचाया शोर। मेरा किसी ने सवाल इनको जो बोला। मेरा ये हल्ला सवाल भी जो मचा अनुराग रहे जी हैं आपसे खड़े होके। था, भाई क्यों हल्ला मचा रहे मेरा हैं? सवाल जो आपसे क्या था, है सवाल? आप बताइए। उस सवाल से बचे। आप पूछिए। आप बहुत गोल अरे गोल बोलो, घुमाए और मैं लास्ट में जवाब आके बोले कि देता हूं। अपना मैं सवाल अपनी बात बताइए। बताऊंगा, पूछिए। नहीं, अरे भाई, एक मेरा नेता सवाल का का जवाब भी बताइए, दे दीजिए ना, आप अपनी बात कहने थोड़ी आए। बनाओ। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि जब कांग्रेस के नेताओं ने तमाम यूपी में कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जाएंगे, हाँ। समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, तब क्या करेंगे? कहां से विपक्ष की एकता आ जाती? किसने कहा? कल ही उत्तर प्रदेश में, हाँ, बताइए कल ही ना। उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी। मैं बोल रहा हूं, सिन्हा अब जी जवाब के दे रहा कान में हूं। आके अब कह गए। दिक्कत है, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं कान जवाब में आके मैं जवाब कह दे गए। रहा हूं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत पता क्या होगी अब? आप कह रही भैया, विपक्ष के बोतल जब लोग सीधी कर मिलते ले, हैं ना, दूसरी गिरा तो दोगे। कहते हैं भैया, अरे भैया वो नाराज थे, समोसा खाया था, चाय नहीं पी। कोई कहेगा चाय पी, समोसा क्यों नहीं खाया? फिर कहेंगे नहीं नहीं पानी नहीं पिया, कुछ तो बात है आपस में गड़बड़ है। अरे भैया मेरी थाली में इतना झांक रहे हो, विपक्ष की थाली में जिसने आपको वोट नहीं दिया, जनता ने वोट दिया था, उनकी थाली में क्यों नहीं झांकते? उनके घरों में क्यों नहीं झांकते? उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे यहाँ विपक्ष में झांकने के लिए आप तैयार रहते हो, जनता के घरों में झांकिए, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं वो। अनुराग जी ये है सवाल जवाब पे आइए, इसका। सवाल पे यही आइए। तो जवाब है। नहीं है ना जवाब? यही का- नहीं है ना क्योंकि जवाब? इसका- मैंने जवाब दे क्योंकि दिया, आप फिर कह रहे मुद्दे से जवाब है। नहीं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। कहाँ है विपक्ष है? क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए? चिंता हो रही क्यों है, उन्होंने क्यों कहा नहीं कि गए? अमेठी क्यों और नहीं रायबरेली में गए? हम अपना हम कैंडिडेट विपक्ष देंगे? है, विपक्ष है। अरे बोलिए ना। आप मेरे सामने तो क्या हुआ? जवाब हम दीजिए। एक हैं, बस बात कौन खत्म। से- अरे अब हम कह रहे हैं हमें ऐसा क्या है, करो, आप एक नहीं हो। अब बताओ आपने इनको तो समझाओ यार, आपने क्या तो कह समझाओ? दिया कि मेरे तरीके से दो भाई चलोगे कह तो रहे हैं, चलेंगे। हम साथ हैं, ये कह रहे हैं नहीं हो आप, नहीं हो आप साथ, नहीं हो आप साथ। अरे वो कह रहे कैसे दिखाएं अरे भैया? वहीं रहो यार। कह रहे हैं हम साथ हैं भाई, कांग्रेस हम को- विपक्ष सब साथ हैं, कांग्रेस- सारा विपक्ष साथ है। कांग्रेस को सीटें देंगे आप यूपी में? वो हम अच्छा, वो कितनी पार्टी सीटें ने तो देंगे तय कर लेगा। कांग्रेस को वो यहाँ यूपी में? थोड़ी कांग्रेस को होगा। सीटें देंगे वो आप? पार्टी चलिए ने बता तो दीजिए तय कितनी करता हो, सीटें दे मेरी रहे हैं जिम्मेदारी कांग्रेस को नहीं यूपी है। में? लेकिन हम लोग देश को राष्ट्र बचाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, राष्ट्र के मुद्दे पे, हम लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सब साथ हैं। अरे तो और चैलेंज के साथ तो आप लोकसभा चुनाव में भी थे, तब क्या हाल हुआ? कुछ भी हो हम साथ हैं। अरे हम साथ हैं, हम साथ हैं, इसीलिए हम ये क्या बात है? हम साथ हैं। ये हम बताएं कैसे साथ हैं? तो चुनाव हम- साथ हम मिलकर लोग- लड़ेंगे। हम अनेकता में- चुनाव एकता साथ में मिलकर विश्वास लड़ेंगे करने अनुराग वाले लोग भदौरिया, हैं। हम और चुनाव के अनेकता बाद में- फिर एक दूसरे को एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये हिंदुस्तान है, चलिए, हिंदुस्तान में सभी ठीक है, संजीव। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, संजीव जी। लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। संजीव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि वैसे corruption की हम बैले जब बात डांस कर रहे आपने थे- देखा होगा, बैले डांस स्टाइल में डिबेट आप अच्छा। पहली बार देख रहे होंगे। अच्छा। यूं यूं आगे पीछे।
कुछ भी अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की एकजुटता हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है। ये तो खैर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन यूसीसी की जब हम बात करते हैं और 370 की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का जो नजरिया था वो बिल्कुल विपक्षी पार्टियों से अलग था। अध्यादेश के मामले पर आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग थे। 2024 में आप साथ कैसे खड़े हुए? और देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं, चूंकि ये कह रहे थे। पीसिंग चक्की पीसिंग कहाँ ये चले गए वीडियो भाई? आपको दिखा दिया हमने, चूंकि वो जरूरी था इनको ये दिखाना और फिर समझाना। ना दूसरी बात- एक सेकंड मेरी, हाँ। अब मेरा सवाल, ये जो आप दिखा रहे हैं उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके नेता जेल में अरे बैठे हैं। आपके तो गजब है, राजनीति में नहीं आपके नेता आऊंगा, जेल बच्चों में का बैठे हुए हैं, खाता तब आप ये हूं, बता रहे हैं। समर्थन नहीं जवाब दे रहा हूं। दूंगा। आप ये बहुत अच्छा- भ्रष्टाचारी है, इनका बहुत इतना अच्छा सवाल है। जी, जी। जब तक अजीत पवार विपक्ष में थे, इन्होंने कहा चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। अब जब इनसे सहमत हो गए तो मंत्री डिप्टी सीएम बनिंग, डिप्टी सीएम बनिंग, डिप्टी सीएम बनिंग, वही व्यक्ति जो कह रहा था चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, यही बात आसाम में जाकर कहते थे हेमंत बिस्वा के लिए। जब इनकी पार्टी में आ गया वो डिप्टी सीएम बन गया। अब देखिए, गंभीर सवाल क्या है, आप सबको भी समझना जरूरी है और देश को भी समझना जरूरी है कि आज आप पहले अपनी ईडी सीबीआई को आप इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाकर रख लिए हो, डराने के विपक्ष रख लिए हो, जो आप कनपट्टी बंदूक रखते हो, जो आपके साथ आ गया भाई बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? ये डिप्टी सीएम बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपके आंख में आग चुनौती दे रहा है, तुम उसको जेल भेजने की कोशिश करो। कौन नहीं जानता है मनीष सिसोदिया कौन है? जाके पूछिए दिल्ली के लोगों को, कहेगा जिन्होंने स्कूल का मॉडल बनाया। पूछिए सचिन जैन कौन है? कहेगा जिन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल बनाया। तुमसे असहमत था, तुमको चुनौती दे रहा था, तुम काम कर नहीं सकते, जो काम करेगा तुम उसको जेल भेजोगे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा यूसीसी की बात कर, मैं तो आज भी पूछ रहा हूं, हमने कहा कि बॉस आप ड्राफ्ट लेके आओ कि ड्राफ्ट क्या है। हम बिल्कुल हम सहमत। देखिए, बाबा साहब ने कहा, अनुराग भदौरिया की तरह आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं। बात मेरा भाषण की सवाल नहीं है। सिर्फ इतना है कि वो तो भाषण 370 ज्यादा और भाव भंगिमा यूसीसी देते पर आपने विपक्ष से अलग हटकर लाइन ली। वो विपक्ष जिसके साथ आप 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं कैसे एकजुट मैं रहेंगे? पहली मुझे उस शुरुआत सवाल की। पे आ जाइए ना। हमें ना आप जवाब दिया। देते, ना आप जवाब दे रहे, कैसे चलेगा? देना, सरकार लड़वाएगी, हम जवाब देंगे। कमाल है भाई। की बात करते अच्छा हैं, बताओ, चूंकि महंगाई ये का जवाब नौजवान कौन देगा? अच्छा दीजिए, सरकार देगी ना। संजीव जी जवाब दीजिए, तो हम क्यों जवाब कैसे दीजिए, जरूरी है? जवाब दीजिए। देखिए, आपकी एकजुटता की बात कर रहे हैं ना, सरकार चलाने विपक्ष की। की एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये पार्टियां क्यों बनी? वैचारिक मतभिन्नता थी। हम अगर एकजुट सभी बातों पे सहमत, ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले क्या कहा कि आज ये एकजुटता क्यों हो रही है? जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर तुम चुनावी सरकार को खत्म करने की साजिश कर रहे हो, जिस तरह से एक एक विपक्ष को खत्म कर रहे हो, अगर तुमसे सवाल करेगा तुम उसको जेल भेज रहे हो। कर्नाटक में 40% की सरकार, वहां की जनता कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कितना जेल गए? कहां रेड्डी ब्रदर्स, कहां हैं आप? कहां है इनके पहले आप के फिर मुख्यमंत्री? चले तो गए। मेरा यह कहना है कि आज ये एकजुटता की जरूरत इसलिए है कि बात अब इस सभी मुद्दों से ऊपर की बात है। मैंने पहले ही कहा कि हम एकजुट होने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का संविधान बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद मिला। इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला। तो अगर इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था पर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सभी विपक्ष और इस देश के नौजवान, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सुरेंद्र इसलिए राजपूत। मैं कह रहा हूं आपको नहीं दिया कि आपने बात जवाब। अभी छोटे मुद्दों की नहीं है। आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा जवाब किसान एक दिलवा कानून- दो। मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा एक ना। जवाब अभी तो दिलवा इतना दो। लंबा बोला एक ही आपने, हम नहीं इतना बोलेंगे। तो लंबा बोला जवाब अभी दिलवा आपने। दो बस कि अभी- टमाटर मेरा भी जवाब दे दीजिए ना। बस इतना जवाब। 2014 पहले मुलायम सिंह में मुकदमा था कि नहीं? नहीं, जवाब बोलिए ना। 2014 पहले मुकदमा था कि नहीं? टमाटर 2 महीने में ठीक हो जाएगा। महंगा है कि 14 महंगा था? 2 महीने में बरसात के बाद ठीक हो जाएगा। आप सवाल अच्छा, 2 महीना पहले मुझे- कितना? अच्छा सुन लीजिए, 2 महीना पहले सुन कितना? लीजिए। आज 2 महीने पहले का बताओ। आज कितना है? तो 1 महीने बाद ठीक हो नहीं तो आप जाएगा। करो ना बेवजह। कि कैसे महंगाई बढ़ गई? चलिए, मैंने कुछ भी तो बरसात में होता है अक्सर। बरसात अनुराग तो पहले बोल देते कि हम आएंगे मेरी सरकार में, हमारे पास बहाना रहेगा, बेरोजगार हम रोजगार नहीं दे भैया, पाएंगे। अच्छा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो कितनी है कहेंगे बोलो? रोजगार नहीं दे रेट पाएंगे ऑफ तो कहेंगे इन्फ्लेशन कोरोना बोलो। आ गया था। टमाटर अगर का हम रेट ऑफ टमाटर इन्फ्लेशन सस्ता नहीं कर बोलो। पाएंगे तो कहेंगे बारिश आ गई थी। सिन्हा जी, कमाल का भाई। अनुराग जी टमाटर यही पे कह रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूँ टमाटर भाई। पे आ रहा हूँ, लेकिन सुनील बात सिंह में हर राजपूत बात जी, में डिस्टर्ब करने के हमारा लिए। आज का मैं जो बोला ही बहस नहीं का डिस्टर्ब। मुद्दा है वो 2024 में बीजेपी वर्सेस पूरा जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो है। आम आदमी पार्टी जिसने किसान जो बिल आए थे उस पर, इसके अलावा धारा 370 पर, और यूसीसी का बिना ड्राफ्ट पढ़े ही उसका समर्थन कर दिया। उसका साथ आप मानते हैं कि वो आपके साथ है और वो एक साथ चल पाएंगे?
अनेकता में एकता। आपने पहले सिन्हा जी सुन लीजिए, किसान मुद्दे पे हम किसान के साथ खड़े थे और यूसीसी हम ड्राफ्ट पूछ रहे हैं इनसे, तो गलत प्रस्ताव दिल्ली में पास कराया था, नहीं कराया था? एक मिनट दिल्ली में प्रस्ताव पारित, उसके खिलाफ आंदोलन तो बाद में आप आंदोलन में आए। तैयारी करके आइए। आप सुनिए, तो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता विपक्ष की विशेषता। ये विपक्ष की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को की क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं, जहां पर इनका एक अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दे, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए पहले सुनिए ना, पहले सुनिए तो। अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी ने तय कर रखा है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है। सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है। ये भी एकजुटता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे। ना घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए, कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे, लेकिन हमारे मतभेद राहुल गांधी से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व। नाभि पे तीर किसने मारा था? हमारे यहाँ क्या सुनिए ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं। सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, MK स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा? एनडीए बता दे। सुधांशु जी, ये एक बड़ा सवाल भी है। मैं जवाब दूं। एक मेरा सवाल पूछिए। ऑब्जर्वर ने ये बात कही भी थी कि बीजेपी को, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी को नेताओं को और भी सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए। सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व भी, क्या आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे, और मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है, और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करें। अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं। जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था। वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं। अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे। अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था, 2012 में वो बने। इनके यहाँ, अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था। उसके बाद एक सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए। एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी? कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया बन के। और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने? फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें 1 वोट पट्टाभी रमैया को, 1 वोट जेपी कृपलानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को। 0 वोट पाके प्रधानमंत्री बने, इसलिए अंतर है। 100% सत्य। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक चीज उसमें लिखी है। झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट कराओ। सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया पानी आप पिए, पानी पीने का आपका जमाना है भाई। झूठ मत बोलो, माफी मांगो, माफी मांगो। झूठ झूठ मत बोलो, माफी मांगो। झूठ 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोट कराओ। झूठ बोल रहे हैं, आपसे बोला था ना 1970 में चले जाएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, एक मिनट,
भदौरिया जी, अगर आप कह रहे हैं कि झूठ अरे भैया आप 2023 में जा चुके हैं, सुधांशु जी, निपट चुके हैं, 17 में भी सुधांशु जी, 70 में अटके हैं अभी भी। अगर आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं तो साबित कीजिए। साबित करिए, और मैंने कोट किया किताब का नाम। मुझे रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आ ही नहीं रहे, दिक्कत तो है, हमें लाना पड़ता है। बड़े झूठ बोलते हैं कि 1946 की बनी हुई इस इंटरिम सरकार को कहते हैं कि वहां पर वोटिंग हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था सुधांशु जी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्र की राष्ट्रीय सरकार बनी थी। पहली बात तो ये आपका झूठ, ये भी आपको पता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर से अब आप बीच में, अब हम तो नहीं बोल रहे। 2 बार चलिए मैं बनी थी। बोलूंगा, मगर मुझे रिबट करने का मौका दो दीजिएगा। बार हुई थी, ये भी बता दीजिए। नंबर 2, जिस चीज को ये कह रहे हैं कि वो 14 ने 15 ने, अरे भाई हमारे घर में था, हमने समझाया था, 1946 की सरकार में था, पटेल साहब के लिए आया था, गांधी जी ने और पटेल जी ने स्वयं कहा था कि मैं चाहता हूं नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा? आपके पुरखे तो उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आप सरकार चलाने और आप बात करने के तो हैसियत में ही नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे थे मैं तो कंपनी बहादुर का वफादार गुलाम रहूंगा, उनकी जो है। नहीं सर सुनिए, अब ये नहीं चलने वाला, ये नहीं। अगर आप इंदिरा गांधी को और क्या नाम जवाहरलाल नेहरू को इधर उधर की बात करेंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सवाल मैंने आपसे पूछा, बोलिए। जो तथ्य उन्होंने रखा, आपने कहा झूठ बोल रहे हैं। आप वो घुमा, आप कहिए कि कितवानी ने नहीं लिखा है, आप कहिए मौलाना आजाद ने नहीं लिखा है। कहा कि झूठ अपनी किताब में ये लिखा या नहीं लिखा? 46 में मैं तो कह रहा हूं, फैक्ट पे आइए ना। अरे भाई उसी पर तो मैं आ रहा हूं। आप भी सुधांशु की तरीके से, 1946 में वो सरकार इंटरिम सरकार थी, आजादी की सरकार नहीं थी। उसमें सारे लोगों ने कहा था कि क्या नाम पटेल बने, उसको पटेल साहब ने और गांधी जी ने स्वयं उसको रिबट किया था कि नहीं, देश का नेता नेहरू होगा। ये मतलब उन दोनों ने स्वयं कहा था, जिन लोगों को बिल्कुल है। उसके बाद 1948 में राष्ट्रीय सरकार बनी, जिसमें हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी लिया। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया जिसको सुभाष चंद्र बोस ने खुली सभा में कहा था, अगर ये आदमी मेरे सामने कलकत्ता में आया तो मैं इसको जूते मारूंगा। बताइए ये बात कहां कहा था? बताइए, बिल्कुल कोट करिए, हवा में नहीं, कोट करिए, कोट करिए, कहां कहा था? 500 जगह कोई कोट करिए, मैं किताब कोट करके बोलता हूं, झूठ आप बोलते हैं। बिल्कुल सच बोल रहा हूं। और सुभाष चंद्र बोस के रहते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता नहीं पहुंचे थे। आप उन लोगों के, आप नेता। दूसरी बात, एक आखिरी बात, सुनिए, सिर्फ आखिरी भाषण दे लेंगे और मैं रिबट नहीं करूंगा, उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का पितृ ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, और जनसंघ ने सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी पार्टी को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया था। ऐसे सिद्धांतहीन लोग, ये लोग आज सिद्धांत की बात करते हैं। अच्छा, अंग्रेजों की गुलामी ये करें, सत्ता के लिए सिद्धांतों का तरीका थोड़ी होता है। झूठ बोल के चले जाएंगे, फिर कहेंगे वापस। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। अब आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैं बोलता हूं, सुनिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो चाहे चेक कर ले। सुनिए ना, आप 2 मिनट में अपनी बात खत्म 2 मिनट में अपनी बात कहता हूं। अब आप नहीं बोलेंगे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुने, वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा। मौलाना आजाद अध्यक्ष नहीं मानते कांग्रेस को। भाई हम नहीं मानते अंग्रेजों को। आप मानो अंग्रेजों। एक मिनट कांग्रेस कार्यसमिति ने अंग्रेज सरकार के अनुसार प्रस्ताव पारित किया। हां बिल्कुल सही। अप्रैल 1946 में यह कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमें चुनना है। मौलाना आजाद को रिजाइन करने के लिए कहा गया और उसमें 0 वोट मिला। पूछना चाहता हूं, फिर तक आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं। एक मिनट आपका भी होगा। आप बोल रहे थे, गलत बात है ये। और 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, किसने शपथ दिलाई? वेवेल ने। यूनियन जैक झंडे के नीचे क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ देकर भाषण देते अंग्रेजों की दलाली कर रहे हैं। आप जाकर इंटरनेट पे चेक करिए। हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी मना रहे हैं, पारिवारिक को मना रहे हैं, अंग्रेजों के साथ गजब। और इनका पितृ संगठन कौन? 1885 में कांग्रेस बनाने वाला एरन ऑक्टेवियन ह्यूम, अंग्रेज सरकार का सेक्रेटरी। पितृ संगठन अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों का पितृ संगठन। 1 मिनट इनको दे देते हैं और मैं फिर अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अब आप आ जाइए। मैंने कोई बात गलत बोली हो, चैलेंज करता हूं। और आपने सो भी, अरे चैलेंज, अगर दिखा दीजिए कि कप्तानी नहीं लिखा है, मैं माफी मांगूंगा। 100% झूठ नहीं बोलिए, झूठ नहीं बोला है। आप बोलिए ना, आप कहिए, चलिए आप कहिए वो किताब में नहीं लिखा है। आप यहाँ कहिए, चैनल पे कहिए कृपलानी ने नहीं लिखा है। प्रेम शुक्ला हो जा रहे हैं। अरे प्रेम शुक्ला क्या हो जा रहे हैं? अरे इनका अध्यक्ष कोट कर रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। अरे ऐसे झूठ झूठ कहने से थोड़ी झूठ होता है। बस 1 मिनट इनका, फिर मुझे इधर भी जाना है। मतलब बेहुदेपन की हालत है, झूठ झूठ बोलते चले आ रहे हैं, झूठ झूठ।
बेहूदगी की बात मत कीजिए। अरे भाई आप कहिए सुरेंद्र जी। कृपलानी ने नहीं कहा, बोलिए। एक मिनट आप कहिए कृपलानी ने नहीं कहा, मैं वापस कर लेता हूं अपनी बात, बोलिए। अब सुनिए, एक मिनट आपका, फिर मैं इधर आऊंगा। सुधांशु जी उसके बाद मुझे इधर भी आना है। सुधांशु जी ने बिल्कुल सही कहा कि अंग्रेज बहादुरों ने कहा था कि भाई आप अपना अध्यक्ष बनाए, वही आदमी प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। भाई अंग्रेजों की बात मानने के लिए सुधांशु जी का पितृ संगठन तो मजबूर था, हम मजबूर तो थे नहीं। हमने तो स्पष्ट रूप से उनकी बात नहीं मानी और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना के अंग्रेजों ने चाहा था जवाहरलाल नेहरू को। लीजिए क्या बात पहले करते अब आप चुप रहिए। खुद ही बोला ना कि पार्टी ने तो आपके पटेल को चाहा था। 2 मिनट रुक जाइए। हमने नेहरू को बनाया, आप लोग होते तो जिसको अंग्रेज कहते वो बनाता। ये तो हमारा प्रोवोकेटिव था। नंबर 1, लड़ हम रहे थे। किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से। एक बताइए, इसको गोली लगी हो, काला पानी हो गई हो, फांसी चढ़ गया हो, लाला लाजपत राय के अलावा लाठिया मुझे नाम बताइए। मुझे आप नाम सुना है? नहीं, अध्यक्ष स्तर का, अध्यक्ष स्तर का बताइए। रतन पंडित का नाम सुना है? बात करते हैं। अध्यक्ष स्तर का बताइए। सुधांशु जी, अब 24 का नाम सुना? पीठ लाल हो गई थी अब उसकी। 24 पे आ जाते हैं। 24 पे आ जाते हैं। आपने सुना है? मैं आप ही का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। अरे तो बोल दो, मैं आप ही का मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, फिर आप ही के पास एक आऊंगा। सेकंड बोल रहे फिर मुद्दा मैं- उठा भारतीय लेना। जनता मैं आप पार्टी ही के का मुद्दा दलाल लोगों उठाने को जा रहा हूं। बताएंगे अंग्रेज क्या नाम, अंग्रेज लेकिन उससे पहले मेरे को माइक जरूर चाहिए होगा यहाँ तो कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब हम उस पे आ जाते हैं अच्छा, कि मुझे बोलने मुद्दे दो क्या एक रहेंगे। सेकंड। आ रहा हूँ भदौरिया जी, आप ही के पास। अरे आप ही के पास आ रहा एक सेकंड से हूँ। ज्यादा जिस लोग मुद्दे को आप उठा रहे थे लेना। उसी अरे मुद्दे को प्रभु, उठा रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। केस कब था ये तो बता दो ना। प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके केस पास। कब लगा? आप ही के पास आ रहा हूँ। एक सेकंड ज्यादा अनुराग नहीं जी, चाहिए। आप ही के पास अरे इतने आऊंगा। में मैंने बात बोल मुझे दी तो होती। एक सेकंड। अब इस अरे काम एक में सेकंड मुझे- से ज्यादा लूं तो नहीं, बोलना। आप जनता को बोलना नहीं देना चाहते। अरे एक सेकंड जनता को अरे बोलने वो दीजिए। तो मेरा समय दे आऊंगा देना। आप ही के पास। मेरा समय दे देना। आप ही का मुद्दा उठाऊंगा। आपने तमाम सारी चीजें सुन ली। आज के वक्त में एक फ्रीबीज और दूसरा टमाटर बड़े महत्वपूर्ण है। कोई कुछ बात करना चाहेगा उस पर तो बताइए मुझे, कौन बोलना चाहता है? जो टमाटर है अभी 80 और 100 के बीच में चल रहा है। आप कह रहे हो 120 150 है। बताइए कहाँ चल रहा है ये? अच्छा 100 चल रहा है ना? 80 और 100 चल रहा है। अच्छा सस्ता है क्या? तो 80 भी तो महंगा है। अरे ऐसा बोल रहे हैं। 80 भी तो महंगा है। ये दुगना तो बोल दिया ना। सुधांशु जी के साथ आए हो क्या? नमस्कार सर, मैं ऋतिक पांडे। मेरा बता दो। आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से मेरा प्रश्न है कि आप सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी की बात करते हैं। 2019 में आप राहुल गांधी जी अमेठी से हार गए इलेक्शन। उसके बाद वो कितनी बार अमेठी गए जिस अमेठी ने उनके पुरखों को वहाँ से सांसद बनाया, उनको सांसद बनाया। आपने उस अमेठी के एक बार हार गए, आप वहाँ से चले गए। और माननीय सांसद जी से मेरा प्रश्न है, वो वायनाड भी गए हैं, ऐसा नहीं कि सर, जहाँ के मेरा- सांसद बने वहाँ के हैं। मेरा एक नहीं, छोटा पहले सा मुझे प्रश्न भदौरिया जी के पास जाना है। है। पहले मुझे भदौरिया जी के पास जाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास आऊंगा सुरेंद्र जी सवाल को लेकर। आराम से जिस वक्त बोलो, टमाटर का छोड़ता मुद्दा आप उठा रहे थे, हम तो आपके सारा कहना उस माने। मुद्दे पे ही मैं आपसे सिर्फ बात करना चाह रहा था कि टमाटर का मुद्दा तो आपने उठा दिया, लेकिन जो विपक्षी एकजुटता है उससे आप कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। टमाटर हम सब एक- तभी आपका मुद्दा बन पाएगा जब बाकी मुद्दों पे आप एक दूसरे के साथ आ हम पाएंगे। साथ हैं। आप साथ आ मैं पाएंगे। एक सेकंड बोल लूं? अच्छा बच्चों एक तरफ देखना, लाल टोपी में क्या नाम है उनका? लाल टोपी में ईमानदारी से बताओ, 100 रुपये बोलो। है ना? क्या नाम बताइए? आप कह रहे थे कोई जानता नहीं 2012 में। ये सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी कौन है। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, नहीं, कौन था? आप आपके मुंह से कहते थे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जानता ही निकला नहीं था है। भाई। देखिए इतना जो भारतीय जनता डिजिटल पार्टी जमाना का है, जो कोई काम ट्रैक है, करके देख ले। ये इसी तरह से आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाई थी, राष्ट्रीय मैंने अध्यक्ष जब बोलना मुलायम सिंह शुरू के किया था 2012 में। उसके पहले ही मैंने बोला था कि सुधांशु जी 1950 में चले जाएंगे और आपको अंदर से खींच के भदौरिया जी, 1950 में ले भदौरिया जाएंगे। जी, आधे घंटे से भदौरिया जी, 1950 में अटके रहे। भदौरिया जी, भदौरिया जी बताइए आपको क्या आज का चाहिए? भदौरिया जी, 1950 भदौरिया जी सुन लीजिए। हाँ, आप बताइए। दिक्कत यह है कि मैं सवाल कुछ पूछता हूँ और आप जवाब। कुछ भी बोलने क्या लगते हैं, अपना आपको प्रोग्राम अपने हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहचान कराने की जरूरत क्योंकि है? उन्होंने बोला नहीं पहचानते। क्या आपको लगता है कि आपके नहीं बोला भाई। तो आप में मैंने कहा कि राष्ट्रीय आप में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मुझ में है लेकिन उनको आपको पता ना है। confidence नहीं कि अरे आपके फिर राष्ट्रीय मुझसे- अध्यक्ष को लोग अरे पहचानते नहीं सर, पहचानते? उनको ये कह रहे कोई जानता नहीं था तो आपको कौन नहीं उनको जानता, साबित करना उनको पता पड़ेगा। चल गया। आपको उनको साबित करना पता पड़ेगा। चल गया। अरे आपको उनको भैया, साबित उनको करना पता चल पड़ेगा। गया। भदौरिया जी, मैंने कहा भदौरिया आप भी जी। पता नहीं क्या पी के भदौरिया आते जी। प्रभु, आप मेरे पे ही आपको सवाल क्योंकि आप माने दाएं बाएं सीधे घूमने चलो लगते हैं। तो उल्टे नहीं, नहीं। उल्टे चलो तो सीधे। भदौरिया जी, अरे आप प्रभु, ऐसे ये जो गोल-गोल बताइए, घूमते हैं मेरा ना। हाथ जोड़ के निवेदन नहीं, है आप दो कि गोल-गोल आप घूमेंगे। आते हो यार कि सवाल मैं विपक्ष तो- से ही पूछोगे, घुमा फिरा के सुधांशु जी से इतनी दूर खड़े रहते हो। मैं सुधांशु आपसे- जी रुक जाइए। अच्छा आप बहस करने आते क्यों है भाई? सुधांशु जी, सुधांशु जी। और जैसे हम खड़े होते हैं भदौरिया जी, ये मैं तो बताइए। ऐसे ही आपको भी बोल रहा हूँ भदौरिया जी, जैसे सुधांशु जी से बोल रहा हूँ। आप मेरे लेकिन करीब आप आ सुन ही गए, नहीं रहे। लग रहा बंदूक यहाँ रख दी है, खड़े नहीं होते मैं हैं, बोल खड़े रहा होते रहते हैं। अरे मैं भाई, आपसे सरकार की नीतियों पे नहीं पूछ अच्छा, रहा हूँ। आप सवाल पूछिए। देश में महंगाई हो गई उस पर पूछ रहा था। पूछिए। और उस पर भी आप अपने नेता की पहचान क्योंकि कराने में इसलिए लग गए, क्योंकि सुधांशु क्योंकि जी आपको इस बात अब पे उसने भरोसा ही नहीं है कि कौन आपके टिकट नेता को मेरे लोग बता दिया, पहचानते हैं आगे नहीं तो पहचानते।
अब आगे आपको ये भरोसा नहीं कि आपके नेता को लोग पहचानते हैं, तो आपने क्यों किया ये? अरे मैं क्यों कि सुधांशु जी को पता क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं इधर-उधर घुमा दूंगा। हमने 2012 आप सुधांशु जी पूछा ना टमाटर को लेकर के महंगाई की बात, कहाँ आप गए? आप चले गए दाएं बाएं करने के लिए। अरे तो कहाँ, जवाब दीजिए ना। आप ही टमाटर कर रहे थे, आप महंगाई की बात कर रहे थे ना। ये महंगाई के मुद्दे क्या आपके 2024 में एकजुटता का मुद्दा बन पाएगा? बिल्कुल, या छोटे छोटे मुद्दे ही आपको अलग करते रहेंगे? महंगाई मुद्दा हम एकजुटता का है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान मुद्दा है, युवा मुद्दा है, महिलाएं मुद्दा है। और महिला की सुरक्षा कैसे हो? महिलाएं किसी तरह से, जो हमारी पहलवान महिलाएं हैं जो मेडल देश की जीत के लाई, तो उनको कभी रोड पे घसीटा ना जाए। कम से कम उन महिलाओं के सम्मान के लिए ताली बजाइए आप, जिनको घसीटा गया है। ये वो लोग, ये वो सरकार है, ये महिलाएं बैठी है कि जो देश का तिरंगा लेके देश का नाम रोशन उन्होंने किया था, इनकी सरकार में रोड पे घसीटा गया। इस मुद्दे पे हम सब भदौरिया जी, फिर हम सब एक हैं। महंगाई की बात कर रहा था मैं। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहा था, सब एक है। आप अच्छा, आप मुद्दों से क्यों भाग जाते हैं? बोल तो रहा हूं एक है, फिर कह रहे हैं महंगाई पर आप गंभीर हैं? गंभीर है, बोल तो क्यों आपके नेता राहुल गांधी जब महंगाई को लेकर के यात्रा करने निकले थे तो क्यों नहीं गए? जब इतनी गंभीरता आपके अंदर थी तब क्यों नहीं गए? आप बोल लो। हाँ, देखिए मैंने आपसे एक बात, अब फिर चले जाइएगा आप पूरा पश्चिम घुमाने। बोलने नहीं देंगे। हमने बोला हमारी सबकी अलग अलग पार्टी है, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं है। हम मनभेद नहीं रखते हैं। जब मुझे लगता है कि राष्ट्र में लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, महिलाओं को रोड पे घसीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसान धरने पे बैठा है, कितने किसानों की मौतें हो गई, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारे घरों में महंगाई बढ़ी हुई है, तो हम सब एक आए हैं और एक मिलके भारतीय जनता पार्टी, जिसके कान पे जूं नहीं रोकता है, जो भ्रष्टाचार की बात तो करती है लेकिन भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाती है उनको मंत्री पद दे देती है, और जिस वंशवाद की बात करके आप लोग को बहलाती है, उन्हीं वंशवाद पार्टियों से मिलकर सत्ता चलाती है। ये हम इस मुद्दों पे हम सब एक हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सीधे सवाल पे नहीं आएंगे। अब मैं या तो जवाब कैसे जवाब नहीं देंगे आप। मैं पूछ रहा हूं, टमाटर एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई इस देश में बड़ा मुद्दा है, ये तो एक साथ मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं, इस बात को तो देख के मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या ये आपके लिए परेशानी खड़ी? देखिए टमाटर और आम आदमी, ये ध्यान रखते हुए बात, इसका जवाब दीजिएगा कि प्याज की वजह से सरकारें गिरी हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए टमाटर और कुछ खाद्य पदार्थों की पिछले 2-3 हफ्ते में कीमतें बढ़ी हैं और वह मौसमी कारणों से बढ़ी हैं, अगले 1-2 महीने में स्थिर हो जाएंगी। अगर मैं इनसे पूछूं, ये बताइए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, मई के महीने में क्या था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए। 4.5 और बताओ तो 4.5 पिछले 4 साल का सबसे कम है। अब बोलिए, खुद ही बोले 4.5 पूछ रहा हूं, उसके बोलने के बाद। अरे भाई मैं कह रहा हूं बाजार महंगाई ज्यादा महंगाई। अब सुनिए, इन्फ्लेशन बताओ भैया, तब चावल खरीदेंगे। इन्फ्लेशन बताओ भैया, इन्फ्लेशन बताओ। अरे भैया उसको आटा चावल दाल खरीदना है। आम आदमी बेचारा इन्फ्लेशन नहीं समझता, उसको पता है कि 80, इन्होंने बोला 100 रुपए, उनके हिसाब से 100 रुपए महंगा है, उनको पता है 160 रुपए में दाल मिल रही है, उनको पता है 170 रुपए में तेल मिल रहा है, सब्जी महंगी है। अब वो इन्फ्लेशन पूछेगा, भैया सब्जी वाले इन्फ्लेशन बताओ। हम लाए नहीं इन्फ्लेशन बताओ। अरे कमाल की बात करते हैं आप ही भाई। अरे यार यही तो सवाल पूछा था आपसे मैं, यही पूछा था। डिस्टर्ब करने मैं आखिर में निकले सपाई, इन्फ्लेशन बोल के भी बेचारे फंस गए, उनके लेवल से बाहर की बात। अच्छा बोलिए। अब मैं बताता हूं, ये बताइए जब इनकी सरकार थी तब इन्फ्लेशन बताएंगे, आप महंगाई दर कितनी थी? नहीं सब हम ही विपक्ष ही बताएगा, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बताएगा। कमाल है, देखिए ये भी हमसे पूछ रहे हैं, आखिर में बोलने लगे, हमसे पूछ रहे हैं। भाई महंगाई विपक्ष से पूछोगे तो भैया सत्ता में कौन है? पूछ लिया ना सवाल, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जाके चेक करिए। 2014 में 13% थी महंगाई की दर। भैया इनके मुंह से निकला 4.5% महंगाई की दर। अब सोचिए इतना कंट्रोल किया हो रही है, क्या तरीका भाई? चक्कर आ गया। रुक जाइए, सुनिए क्या तरीका है भदौरिया जी, सुन लीजिए। महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मजाक का मुद्दा नहीं है। हम 23 की बात कर रहे हैं। महंगाई मजाक का मुद्दा नहीं है ना, आपके लिए मजाक है। गलवा लिया ना 4.5, आपके मुझे गलवा लिया ना 4.5 है, जबकि 4.3 है। चलिए 4.5 तो बोल दिया आपने। अच्छा उसमें भी निकालोगे दो? मैं कह रहा हूं ना, आ रहा हूं आपके भैया। अब सुनिए, कोविड से पहले हम 3.5 पे ले आए थे, कोविड के बाद 2019 में जाके चेक कर लीजिए 3.5% की महंगाई की दर। कोविड के बाद एक दौर में बढ़कर 7.5-8% भी हुई और अब नियंत्रित हो गए, अपने मुंह से कबूल चुके हैं कि 4.5% है। यानी सबसे बुरी से बुरी दौर में जब पूरी दुनिया में
एक G7 कंट्री बताइए जहां महंगाई की दर हमसे अधिक हो, या G20 कंट्री। अच्छा, ये बताइए। और एक G20 या G7 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे कम हो। चुनौती तो पूछता हूं, ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है और विदेश से जाके हम लोग ज्ञान देते हैं इकोनॉमी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं, विदेश में पढ़ के आए ना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? जहां से युवराज पढ़ के आए, पेट्रोल डालने जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाना, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है पेट्रोल? ऑस्ट्रेलिया भेजे तो कहाँ नहीं जा पा रहे? इसका जवाब संजीव झा से ले लो। ये तो गजब बात है। इसका जवाब संजीव झा से। ऑस्ट्रेलिया से हम मरवाने जाएंगे? संजीव जी बताइए। ये तो गजब है भाई। देखिए मैं तो सुधांशु से कहता हूं कि तू इधर इधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लिटा? इनका जवाब नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। 2014 में आपने कहा था बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, आपने ही कहा था बहुत हुआ रोजगारों का बुरा हाल, अब की बार मोदी सरकार अगर है औकात और है हिम्मत तो 24 में कह दीजिए हमने कम कर दिया महंगाई की मार, फिर से चुनो मोदी सरकार। अगर है हिम्मत तो आप कह दिए हमने दिया युवाओं को रोजगार, फिर से चुन लो मोदी सरकार। नहीं लड़ेंगे आप, तब जाएंगे 50 पे, आप तब 60 अभी तो कबूला इन्होंने ना 70 पे डिबेट करेंगे। 13 से 4.5 पे ले आए, 1/4 पे ले आए भाई। जो 200, अरे भाई हिम्मत है तो बोलो ना। 200 रुपए 1/4 इन्होंने कबूला। आप बोलिए, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, ये तो सफाई है। 400 रुपए के इन्फ्लेशन किया है, ये सबसे पढ़ी लिखी पार्टी वाले हैं ना। अच्छा, आप भी कहेंगे इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, उसको पूछिए। वो सबसे पढ़ी लिखी पार्टी के नेता वाले बताइए। ये आंकड़ों के अच्छा, ये आंकड़े, कलाबाजी, आंकड़ों की कलाबाजी। जनता आज भुगत रही है महंगाई की मार, आज सरकार युवा बेरोजगार है। चलिए, और आप बात करने लगे हैं फिर से। अच्छा, आज बताइए 1 GB डाटा कितने में आता है और 2014 में कितने में आता था? आज युवा को डाटा की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। जितना डाटा है उतनी जरूरी डाटा भी आजकल। ये नौजवान बोलिए, हैसियत तो बोलो, कर लीजिए। 2014 में कितने का था जाकर? आज बोलिए डाटा कितने का है? करो 14 में रसोई गैस कीमत क्या थी, 24 में बताइए। इस पे बात करो, 14 में क्या थी? इस पे बात करो। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था। झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। दिखाइए 395 रुपए 14 में गए। चलिए 395 रुपए कमाल है भाई साहब, झूठ सुधांशु जी। अरे भैया झूठ, चलिए दिखाइए, दिखाइए मार्केट रेट, दिखाइए मार्केट रेट। खोलिए 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 खोलिए। अरे भैया झूठ 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 कुछ भी करना नहीं होगा। झूठ सुधांशु, हद हो गई। आपके बाद झूठ 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 बोलने लगता है। सिलेंडर क्या भाव मिल रहा है, झंझट ही खत्म कर दो। तो सब्सिडी के केवल 6 सिलेंडर थे, सब्सिडी खत्म हो गई। 12 सिलेंडर सरकार ने संजीव जी मैंने आपसे पहुंचा था, आप फिर वहां चले गए और देखिए मुद्दा सब्सिडी बोलिए, किस डेट बताइए सब्सिडी खत्म हुई? से पूछ लो 12 में 14 में कितने रुपए सिलेंडर मिलता है? बता दो, 1200 रुपए मिलता है, 500 रुपए मिल रहा है क्या? राजनीति छोड़ देंगे। 500 में 1200 सुन लीजिए, सुन लीजिए 1200 रुपए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही मैं क्या कह रहा हूं, 1241 पे था। आपने देने का वादा किया था कि 500 रुपए में देंगे, 1200 रुपए में खरीद रहे, फिर कह रहे 14 में क्या था, 14 में क्या था। अबे 14 की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है आज की। आप 14 में चले जाते हो। आपको अच्छा, आपको अरे भाई, आज 14 से सस्ता है। नहीं चुना था कि आप 14 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। लोग परेशान थे तभी तो आपको चुना था 2014 में। क्यों चुना था आपको? क्योंकि लोग परेशान हो गए तो आपको चुन लिया। अब आप कह रहे हो कि नहीं 14 में क्या था, 14 में क्या था। अरे जनता ने आपको पूरा दिल से चुना था 2014 में। क्या आप आएंगे कम करेंगे? पूरे विपक्ष का गिनाते रहते हो, यही तो समस्या है जनता की। पूरे विपक्ष जनता आपको लेके आया, डाटा कितने का है बोलो? आटा का भाव आपको तो मालूम नहीं। कुछ पता नहीं है यार भैया, आखिर में सफाई हो। अब बेपढ़े लिखे हो तो कोई क्या करे भाई? महंगाई की दर नहीं पता, ये नहीं पता, इन्फ्लेशन नहीं पता। बोलो एक देश बताओ जहां हमसे ज्यादा हो महंगाई की दर। पेट्रोल क्या भाव? हर बात डिस्टर्ब करते भाई, क्या तरीका है? जब हम बोलेंगे बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। अनुराग भदौरिया, आपने ये तय कर लिया। आपके मुंह से कबूल वाला कि 4.5% है और उस जमाने में 13% थी। उसके बाद शर्म नहीं आ रही है आपको? चिल्लाते चले जा रहे हैं, चिल्लाते चले जा रहे हैं, हाथ पाँव नचाते चले जा रहे हैं, जैसे नोटंकी करने के लिए। पब्लिक के पास जा रहा हूँ, सिलेंडर महंगाई मुद्दा है इस समय। आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, आप लोगों की सुन लेते क्या भाव है? हैं, लोगों का सुन लेते हैं, बताइए। एक मेरे हाथ में रखना। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो आम आदमी। देखिए 1241 था, देखिए झूठ 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 कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए। खरीदते थे यार, हमको भी पता है। सब्सिडी खत्म हो गई अक्टूबर 2014 एक मिनट कैसे सरकार के निर्णय के अनुसार। सुधांशु जी, अपने घर में तो सुरेंद्र जी लोगों से बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 800 रुपए की सब्सिडी देते थे। लोगों की आवाज सुन लेते सब्सिडी खत्म सुधांशु जी, 2014 में खत्म कर गया सुधांशु जी, सब्सिडी, जो कि WTO से एग्रीमेंट मुझे किया था मत कहिए, इनसे कहिए। सुधांशु जी लोगों की बात सुन नहीं लेते हैं। देखिए, इतनी झूठ लगातार ये उचित नहीं है कि कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद झूठ 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 बोलने लगते हैं।
सुरेंद्र जी एक मिनट। 395 रुपए में सिलेंडर था। आप दोनों को मैं पूरा वक्त दे रहा हूँ, आप दोनों की बात रखने के लिए पूरा वक्त। चिल्लाने लगते हैं। सारा टाइम आप दोनों ही ले गए, हम लोग तो खड़े रह गए। अरे आप तो नाटक करने के लिए आए, आप डिबेट करने के लिए नहीं आए। एक बार लोगों की बात कर लेते हैं। सारा टाइम दोनों एक बार लोगों से बात कर लेते हैं। लोगों की सुन लीजिए सुरेंद्र जी, लोगों की सुन लीजिए, बताइए। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी 2020 में इलेक्शन जीता था और इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री दिया था, लेकिन उसका सर करप्शन कितना जा रहा है ये नहीं देख रहा है। एक एक घर में आप देखेंगे 10-10 मीटर लगे हैं, 10 मीटर लगा है मतलब 2000 यूनिट हो गया। उसका जो मतलब कालाबाजारी है वो कैसे रोकेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा कांग्रेस से है। कांग्रेस कह रहा है कि जो जजमेंट है वो मतलब 1970 में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट हुआ था, आप इलाहाबाद कोर्ट में अगर जजमेंट उसको देखेंगे आज भी वो नहीं दिखेगा। तीसरा प्रश्न मेरा बीजेपी कार्यकर्ता से है, वो है कि सांसद हैं सुधांशु जी, हाँ राज्यसभा कार्यकर्ता है भाई, हम भी कार्यकर्ता हैं, उनसे है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 2014 में बीजेपी आया था, मैनिफेस्टो में था यूजीसी, आज तक यूजीसी लागू नहीं हो पाया है, और अगर यूजीसी लागू होगा तो एक प्रोविजन जो एलजीबीटीक्यू है उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं। चलिए वो एक इशू है, लेकिन अब एक बड़ा, अब इस बहस को थोड़ा सा नहीं एक मिनट, अपने कैमरामैन से कहिए फोकस करें। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे 1264 रुपए जनवरी 2014 मैं कहता हूं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं अपने कैमरामैन से फोकस करें। अब मैं पूरी बात एक रसीद दिखा दे जिसमें 1241 रुपए में सिलेंडर लिए हो। एक मिनट ये दिखा दे, इनके खानदान के लोग दिखा दे, नरेंद्र मोदी जी के पूरी परिवार दिखा दे, और ये भी दिखा दे जो आदमी कह रहा है। सुरेंद्र जी एक काम कर लेते हैं, एक मिनट मैं पूरी बात करते हैं। नहीं सुनिए पूरी बात कर, मैं आपको सुरेंद्र जी बिल्कुल, तो ये कहो ना, ये कहो सुरेंद्र जी, जनता में बैठ के जनता को भ्रमित मत करो। सुरेंद्र जी मैं आप दोनों को, जनता में बैठ के भ्रमित मत करो। सुरेंद्र जी झूठ बोलते मुझे इस डिबेट को जिन इश्यूज पे ले जाना है उस पर बात करने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए सुरेंद्र जी, सर झूठ बोल रहे हैं। दिखाओ 355 का सिलेंडर, 355 सिलेंडर, कोई वेबसाइट दिखाइए, हमने तो दिखा दिया। झूठ मत बोलिए। मैं आप दोनों को सुरेंद्र जी, हमें इस तरीके की उम्मीद नहीं है। जब दिखा दिया गया उसी कर रहा हूं, कैमरा उसका आप दोनों को 30 सेकंड दे रहा हूं, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम दूसरे मुद्दे पे जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं 30 सेकंड में, 30 सेकंड बोलिए। आप बोलिए, उसके बाद आप, जब मैं बोलूंगा तो आप नहीं बोलिएगा। 2014 में सिलेंडर जो है आम जनता को 395 रुपए में मिलता था, और इसका कोई अगर प्रमाण दिखा दे कि 1241 रुपए जनता को देने पड़ते थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 395 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलता था, रसीद उसको 395 रुपए की मिलती थी। 1241 में सिलेंडर हो चाहे 1541 में सिलेंडर हो, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो एक शेर था, कहते कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। अब बात हो गई तुम्हारी जेब, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सिलेंडर 1250 का दे रहे हो आप लोग, हम 350 का देते। हो गया ना। अब सुरेंद्र जी बस मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अब ये बोलेंगे नहीं। सुधांशु जी के बोलने के बाद मैं संजीव झा के पास जाऊंगा, आप दोनों की बात खत्म होगी। अब मैं बताता हूं, उस जमाने में 6 सिलेंडर सब्सिडी के मिलते थे, चुनाव से पहले इन्होंने 9 किए थे, और मार्केट रेट 1241 था। सब्सिडी की जो शर्त थी वो 2014 में समाप्त हो गई, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ कांग्रेस सरकार जो एग्रीमेंट करके गई थी, उसके तहत 2010 में पहले सब्सिडी समाप्त हुई पेट्रोल और डीजल पे, और उसके बाद LPG गैस के ऊपर अक्टूबर 2014 में सब्सिडी समाप्त हो गई। जब सब्सिडी नहीं रह गई, आप समाप्त करके गए थे सब्सिडी का सिलेंडर, वो भी सिर्फ 6 देते थे। क्या 6 सिलेंडर सबका काम चल जाता था? ओपन मार्केट में 1241 का था, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और सब्सिडी का प्रावधान अपने जमाने में समाप्त करके गए। मैं अब दूसरे मुद्दे पे जा रहा हूं, और जो बहुत बड़ा मुद्दा होगा 2024 का, जिसकी सियासत आम आदमी पार्टी ने शुरू की, और वो है मुफ्त वाली योजनाएं, मुफ्त वाली जो गारंटी है। लेकिन ये मुफ्त वाली गारंटी अब हर पार्टी ने अपना ली है। वो कांग्रेस की भी हाथ में है, वो बीजेपी के भी हाथ में है। तो आपके हाथ से तो ये मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा निकलेगा।
नहीं, मैं चाहता हूं कि करे। हम इसीलिए आए थे। हम ये कह रहे थे कि अगर हम जनता की भलाई की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप करो, स्वागत है आप। हम तो यही तो चाहते हैं कि जनता की फायदे की राजनीति हो। ये लाखों करोड़ लूटकर उद्योगपति देश से बाहर ना भाग जाएं। अगर ये सवाल कर रहे थे, अगर ये फायदा जनता को हो रहा है तो होने देना चाहिए। यहां 20-20 हजार करोड़ लेकर क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाई, आंकड़ा हजारों को है जो लेकर भाग गए। तो हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को फायदा देने की राजनीति कर रही है, अगर करें, दे मुफ्त शिक्षा सबको, दे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सबको, दे मुफ्त बिजली, दे मुफ्त पानी, दे मुक्त व्यवस्था, स्वागत है इसका। इस राह पे देश की जनता को फायदा होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस देश की राजनीति होनी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं बोल लूं? मैं इस मामले पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। मैंने हमारे पास आने में देर हो जाती है। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं कुछ और आंकड़े दिखा देता हूं। और वो आंकड़े मुफ्त की ये जो योजनाएं बांटी जाती हैं उससे जुड़े हुए हैं, और ये किसी एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप ये मत कहिएगा ये सिर्फ विपक्ष के ही हैं, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। और मैं एक एक करके बता देता हूं कि ये जो मुफ्त की सब्सिडी में ये जो बिजली दी जाती है, उसका नुकसान कितना होता है और राज्यों को कितना नुकसान उसके बाद में कर्ज के तौर पर उठाना पड़ता है। तो ये मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, लाइव है, काट देगा। नहीं, लाइव चल रहा है ना, लाइव नहीं। ये तीनों राज्य हैं जो कि बिजली सब्सिडी पे देते हैं लोगों को। दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। आपकी कहीं है नहीं। 39,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिल्ली के ऊपर है। हमारे लोगों की दिलों में है। मुफ्त की सारे सामान दे रहे हैं। राजस्थान पे 65,000 करोड़ का खर्च है। अशोक गहलोत रोज नई नई योजनाएं निकाल कर ला रहे हैं मुफ्त की। मध्य प्रदेश 3,03,000 करोड़ का है। शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है। वो भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कहां से कोई ऐसी योजना निकालें जिससे लोगों को मुफ्त में कुछ मिल पाए। सुधांशु जी, ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अभी बीजेपी को देखने को मिला 2 स्टेट्स में जहां कांग्रेस ने इसको अपनाया और फायदा उठाया, हिमाचल में और कर्नाटक में। ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। देखिए, मेरा ये मानना है कि गरीब और वंचित वर्ग को निश्चित रूप से सब्सिडी या मुफ्त की चीजें मिलनी चाहिए, परंतु ये पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किसको जरूरत है। जैसे हमने कहा 50 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा मिलना चाहिए, 140 करोड़ को नहीं। इनका यह कहना है कोई रिसर्च मत करो, कोई डिटेल में मत जाओ, इन ब्लॉक कह दो जी सबकी 700 यूनिट माफ। अरे किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है। दिल्ली और पंजाब 2 जगह इनकी सरकार है। दिल्ली भी उत्तर भारत में और पंजाब दोनों समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उत्तर भारत सारी महिलाओं को हम फ्री कर देंगे, सबको 700 रुपए फ्री कर देंगे। ये क्या होता है? आपसे पूछिए, इन्होंने गुजरात में जितना फ्री का दावा किया था, जानते हैं गुजरात के कुल बजट का 2.5 गुना था। कुल बजट का 2.5 गुना, क्योंकि इनको पता आना नहीं, ये भी फ्री वो भी फ्री। इसलिए एक जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होना अलग बात है, और एक बात जिसमें आपको पता हो कि फ्यूचर में जाकर आप कितनी बड़ी समस्या में होंगे। क्योंकि अंतर क्या है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 के बारे में अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया। हम 25 साल आगे की भी सोचते हैं, अच्छा, और 2500 साल पीछे की भी सोचते हैं, 100 साल आगे की भी सोचते हैं, 250 साल है। इन लोगों कोई मतलब नहीं है। 5-10 साल सत्ता में रहे, उसके बाद देखा जाएगा कौन क्या करता है। इसलिए हमारी इनकी सोच में अंतर है। लेकिन सुधांशु जी, जब हम इस आंकड़े को दिखा रहे थे तो मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसपे सबसे ज्यादा कर्ज है।
और वो सब्सिडी दे रहा है, तो फिर आपका जो फॉर्मूला है वो वहां जाके तो नहीं सफल हो पा रहा है, वहां तो आपकी राज्य की सरकार कर्ज में डूबती चली जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़ा राज्य भी है, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र भी है, पुराना भी था, इसलिए मैंने कहा ना, सरकार को कष्ट सह के भी गरीब को देना होगा। मगर सबको दे देंगे, अमीर गरीब सबको दे देंगे जस्ट खुश करने के लिए कि हाँ जी हमको सबको फ्री हो जाए, वह बात तर्कसंगत नहीं लगती। वो सरकार का खजाना लुटाने जैसी स्थिति होती है। गरीब को दीजिए तो सही है, मगर सबको देंगे ये राजनीति है। सुरेंद्र जी, आप 2 कदम आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आपने 64,000 करोड़ का कर्जा है आपके ऊपर राजस्थान में, लेकिन रोज नहीं योजना। जैसे एक लाइन और बोल दूं, मध्य प्रदेश एक लाइन ऐड कर दूं, अब दे दीजिए, एक लाइन ऐड कर दूं। मध्य प्रदेश जैसे मैं बताऊं, इन्होंने अभी बात कही थी, ये सबको गैस सब्सिडी देते थे। सक्षम लोग हैं, क्यों भाई, जो लखपति करोड़पति हैं उनको गैस सब्सिडी की क्या जरूरत थी? इसलिए प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, कहा जो सक्षम है वो छोड़ दें। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। ये होती है नेता के प्रति भी विश्वास और ईमानदारी। ये अंतर होता है शासन चलाने की दृष्टि जो हमारी और इनके में अंतर। अब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपके नेता जगह जगह घूम रहे हैं और मुफ्त की जो भी योजनाएं हैं उसका ऐलान अभी से शुरू कर दिया गया। लेकिन कर्नाटक में आपने जो भरोसा दिला करके सरकार ली बिजली के मामले में, आप अभी तक वो दावा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोग परेशान होकर के सामने आ रहे हैं। भाई, कर्नाटक में जितनी योजनाएं हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने लागू कर दी वहाँ। अब आपको 1 महीने बाद, जब बिजली का बिल तो 1 महीने बाद ही आएगा ना, पहले दिन तो आने वास्ते रहा, जिस दिन सरकार बनी उस दिन तो बिजली का बिल आएगा नहीं, उसके 1 महीने या 2 महीने बाद आएगा बिजली का बिल, वहाँ पर मिलेगा। हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। ये लोग 5 लाख को आयुष्मान भारत चिल्ला रहे हैं, राजस्थान ने 25 लाख रुपए की आयुष्मान भारत दिया हुआ है। राजस्थान की जो सरकार गारंटी है कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई आदमी अपना 25 लाख रुपए तक का इलाज। 1 मिनट, अब सुधांशु भाई बीच में अब आप दूसरे मैंने जस्ट कंफर्म कर बिल्कुल 100% दोबारा से कह रहा हूं, 25 लाख रुपए तक का भी देख लीजिए। मैं इतना बता दूं कि अभी स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उसके जरिए दर्शक इस चीज को समझ सकते हैं कि जो सब्सिडी दी जाती है उससे कितना खर्चा पड़ता है, कितना कर्ज बढ़ता है। ये स्क्रीन पर आ भी रहा है अभी। उसके बाद आप आ जाइए कि जो हम गारंटी की बात कर्नाटक में की है, वही हम गारंटी की बात मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। करेंगे कैसे पूरा? सच बात है कि 40% की सरकार थी, 10 लाख करोड़ का अगर बजट होता था तो 4 लाख करोड़ खा जाते थे। हम वो 4 लाख करोड़ नहीं खाने देंगे। 40 मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की है, अगर वहां 10 लाख करोड़ का बजट है तो 5 लाख करोड़ ये खाते हैं अभी तक। हम वो 5 लाख नहीं खाने देंगे, जनता में बांटेंगे। कौन सी दिक्कत है? सवाल पूछूं आपसे? हाँ बताइए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक वादे के साथ आए थे कि किसानों के कर्ज की माफी हो जाएगी। 1.5 साल तक वो कर्ज की माफी नहीं हो पाई। राहुल गांधी जाते रहे और इसका विरोध झेलते रहे। अब आपको इसकी अगर असलियत की जानकारी, जाइए 2,32,000 लोगों के कर्ज की माफी हुई और उसका रिकॉर्ड ये भी है कि कमल पटेल जो इनका कृषि मंत्री है उसका अपना कर्ज भी माफ हुआ है। झूठे लोगों की बात पे आप ग्राउंड में खुद जाया कीजिए ना। मैं ग्राउंड का ही आदमी। अरे जाइए ग्राउंड में, अगर ना कर्ज माफ हुआ हो तो बताइएगा जी। आपको पता है, बताइए ना। मैंने कहा कि कमल पटेल के खुद का कर्ज माफ हुआ। रेवड़ी फ्री के जो सामान लोगों को देने की परंपरा है उसमें आपकी पार्टी भी आगे रही है, चाहे वो लैपटॉप हो या बाकी चीजें हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर या उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, विपक्ष की एकजुटता में ये जो फैक्टर है ये काम करेगा और कितना इस मुद्दे को आप लोग एक साथ मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रेवड़ी, अरे भाई एक बात समझिए, 25 लाख बोल गए थे, यहाँ तो 5 ही लाख दिखा रहा है। 25 लाख की स्कीम दिखाइए। छोड़ो, हमें बोलने दो भाई, बोल रहे हैं। झूठ बहुत बोलते हैं और झूठ बोल के दिखा बोल रहे हैं, इसलिए बनेगा। सुनिए, दिखाइए 25 लाख। सुनिए, रेवड़ी बोल के आप उन गरीब जो हमारे कमजोर लोग हैं उनका मजाक मत उड़ाइए। ये रेवड़ी नहीं है। आप गांव में दूर में चले जाइए, गरीब लोग हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है। अगर उनको बिजली फ्री में मिल जाएगी तो उनके बच्चे पढ़ के IAS, PCS, IPS बन जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? अगर हमने लैपटॉप दिया गांव की बच्ची को जिन्होंने 12वीं पास की कि वो पूरे दुनिया से जुड़ जाएं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या होती, मुझे ये नहीं समझ में आया। फिर हमने अगर गरीब किसान को बोला कि आपको सिंचाई मुफ्त दे देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च कर दो। अगर हम गरीब को मुफ्त में दे देंगे, उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे, किसान अपनी सिंचाई कर लेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसका रेवड़ी शब्द बोलना उनका अपमान करना होता है। उन गरीबों को तो अपमान नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में 1250 रुपए का सिलेंडर था, तो आपके जमाने में भी 1250 का है। तो इसके मतलब आप खुद ही मान रहे हो कि हम तो कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं।
जो उन्होंने किया था वही हम कर रहे हैं। तो फिर आप इतनी दूर से दोनों चिल्ला क्यों रहे थे ये करके, जब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हो। 2014 में भी 1250 का था, आज भी 1250 में। तो आपने सच क्या दिया, जनता को क्या दिया? 500 रुपए में तो दिया नहीं, 900 रुपए में तो दिया नहीं, 800 रुपए में तो दिया नहीं, 1200 पार आज भी है। तो फिर आप किस बात का डंका पीट रहे हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया? भाई जनता ने इसलिए थोड़ी चुना था आपको। ये दूसरी बात। तीसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या है। अब उनके पास एक सिस्टम है, वो अपने झूठ को, जुमलों को सच करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। आपने देखा ना, जिसको झूठ बोलना होता है चिल्ला चिल्ला के बोलता है। आपकी आवाज भी बहुत तेज है। सबसे ज्यादा तो आपकी आवाज कौन सी कमजोर है? आया ही नहीं, मैं भी यहाँ नहीं। आप रास्ते में चले जाओ, प्रचार देख लो, चारों तरफ देख लो, हर तरह की होर्डिंग बोर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके मतलब आपके मन में चोर है। आपने जनता के लिए कुछ किया होता तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जनता है, सब जानती है। अगर आपने उनके लिए भले का काम किया होगा आपको वोट देगी। अगर आपने भले का काम नहीं किया तो चिल्लाने से, प्रचार से, ऐड से, इससे उससे कोई काम नहीं होगा। 2024 में तय मानिए आपका जाना है। आप इसको मान लीजिए, परेशान मत होइए। जिले को हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। अब हारने में इतने बौखलाने की जरूरत तो है नहीं। सत्ता तो आती जाती है, किसी की भी नहीं रही है। आप तो ऐसा लग रहा है जीत ही गए, अभी जीत गए, बिल्कुल बता रहे हैं। ये बताइए मुझे कि फ्री बीज ये एक बड़ी चुनौती तो है, खासतौर से जो आम आदमी पार्टी जिस ये देख लीजिए। अब हमारे पास भी आ जाइए सिन्हा जी। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज पत्रिका में है, आप चाहें तो इसको देख लीजिए। और ये कैमरामैन भी जरा इसको दिखा दे भाई। पत्रिका नहीं, वो दिखाइए राजस्थान सरकार की। अरे राजस्थान सरकार की भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आइएगा। 25 लाख ये लीजिए भाई, आप ये देखिए, सब लोग आप ऑफिशियली देखिए ये क्या है। मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूं, ये देख लिया आप। राजस्थान गवर्नमेंट का वेबसाइट और पत्रिका 25 लाख रुपए ये रहा। ये है सुधांशु मिश्रा का झूठ। मेरा झूठ सबसे मजबूत, ये सुधांशु मिश्रा कहते हैं। भैया राजस्थान सरकार की वेबसाइट में दिखाइए। ये लीजिए, अभी राजस्थान की वेबसाइट पे भी दिखा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए। नहीं दिखाइए राजस्थान की वेबसाइट पे। एक सबसे सम्मानित अखबार को, पत्रिका को ये लोग अब झूठा कहने लगे। ऐसा है, ये लीजिए, राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे क्या दिखा रहा है, और इंश्योरेंस इंडिया की वेबसाइट पे उस पे भी आ जाओ। आपने दिखाइए, उस पे भी दिखा, पढ़ के आ गए। एक नहीं। सुधांशु जी मेरा जवाब ये लीजिए, आपसे ये अभी एक नहीं, आपको 10 दिखाएंगे, चिंता मत आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि जिस पॉलिटिक्स को आम आदमी पार्टी कर रही है और जिसको अब कांग्रेस फॉलो कर रही है, 24 में वो बड़ी मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन आप कहते तो ये हैं, करते पीछे से आप भी वही काम। देखिए हमारे इनके काम में बहुत अंतर है। अभी बहुत भाव के साथ बोल रहे थे गरीब को ये मिल जाता है, गरीब को तो इसमें क्या, गरीब को तो हम भी देने के पक्ष में हैं, पर इनके गरीब और हमारे गरीब में अंतर है। कैसे? इनके यहाँ ऐसे गरीब होते हैं, इनके यहाँ एक ऐसे नेता थे, गरीब थे, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपने को बिलो पावर्टी लाइन शो किया और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति का हलफनामा दिया। ऐसा शानदार गरीब उत्थान जो आप लोग करते हैं, इसीलिए मैं एक मिनट, आप देखिए फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं भाई, जितने लोग गरीब और वंचित, फिर देखिए बीच में बोलने लगे, टोका था उतना ही टोका है। कितना टोका भाई, गरीब और वंचित। देख लीजिए राजस्थान सरकार का, देख लीजिए साहब, क्या राजस्थान सरकार का देख लीजिए। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक। सुधांशु जी आराम से देखिए, पूरा सरकार का है और कहिए आप झूठे हैं। ये लीजिए भाई, आप देखिए सब लोग। अब उस मुद्दे पे अब तो कम से कम ताली बजा दो सुधांशु जी के लिए। अच्छा अब सुनिए, ये देखिए भाई, देखिए अगर इनकी बात तो बता दें, अगर 25 लाख मान ली जाए तो आप 25 लाख के इलाज का मतलब समझते हैं सरकार कहां से देगी? ये देखिए 25 लाख का इलाज। अभी ये देखिए, अगर इन्होंने बात कही है, उस मुद्दे पे आ जाते हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछा फ्रीबीज को लेकर के। नहीं अच्छा एक मिनट जरा दिखाइए कब का है ये? अभी का है 25 लाख कब से? चुनाव के समय का है ना? दिखाइए चिरंजीवी योजना की शुरुआत के समय के दिखाइए। हाँ मुझे फिर जाना पड़ेगा। कब है? सुनिए, आप भी दिखाइए मैं कब है? चुनाव के समय एक गुगली फेंक दो। ये देखिए मेरा कहना है नहीं, आपका हमेशा तो 25 लाख ही था। अगर आप लोग उस मुद्दे पे नहीं आएंगे, हमेशा तो 25 नहीं आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लोगों से जुड़े मुद्दे हैं ये। अगर फ्रीबीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि दूसरी पार्टियां इसके बहाने वोटों को ले आती हैं, लेकिन आप भी वही नहीं सुनिए, हमारे उसमें अंतर है। ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों वंचितों के लिए बात कर रहे हैं, और गरीब वंचितों के नाम पे काम करने वाली पार्टियों के नेता सबसे अमीर हैं। सबकी 150 करोड़ की संपत्तियां हैं। कहां है? पूछिए इनके नेता डीके शिव कुमार 1400 करोड़ की संपत्ति है, और कह रहे हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं इनके नेताओं से, पूछिए डीके शिव कुमार, सुनिए आपके पेट में उनके कर रहे हो यार, अपने भी आपके पेट
में कहा था फिर डिस्टर्ब करने लगे। मायावती जी देखते देखते गरीब वंचित में 150 करोड़ की संपत्ति। अपने नेता ने सुनिए, गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में। देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद हजारों करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर करना है। ये फंडामेंटल अंतर है। इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया। अब मैं आपसे आप कहते हैं सवाल नहीं पूछता मैं। अरे सवाल तो आप पूछते हो, लेकिन उनका सवाल हमसे कहाँ पूछता हूँ? हमारा सवाल उनसे नहीं पूछते। वो विपक्ष में है क्या? नहीं, वो विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो रहे हैं क्या? मैं आप ही से वो पूछ रहा हूँ, मायावती साथ होंगी आपके? अभी तो तय होगा, अब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा भाई। वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो विपक्ष एक साथ जब मिलके बैठा है तो जिसको आना होगा तो उसमें स्वागत होगा ना, वो तो पार्टी तय करेगी। उसमें हमारे कहने से ना वो आना है ना उनको जाना है। पर आप मानते हैं कि उनको आना चाहिए आपके साथ? नहीं, हमारे मानने से नहीं, ये पार्टी बड़े बड़े हम लोग तो प्रवक्ता हैं। आप कौन से छोटे नेता हैं? अरे आप इतने बड़े नेता हैं। फिर वही इतने बड़े नेता बोल के आप हमको क्या करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन होते हैं ये बहुत ही राष्ट्रीय नेतृत्व पे ये डिसीजन होते हैं कि कौन उसमें एक विपक्षी दल में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। लेकिन ये तय है एक विचार के, जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना चाहता है, उसके लिए वो आइए साथ मिलकर लड़िए। भदौरिया जी सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2019 में अगर आप कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ते तो 17 सीटें और जीत सकते थे यूपी चुनाव। 17 चिंता मत कीजिए, 2024 में समाजवादी मिलकर सब लोग मायावती के साथ मिलकर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सफाया, मायावती के साथ मिलकर मैं कह रहा हूं पूरा विपक्ष जो मिलकर लड़ेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। माने बीजेपी की सीट नहीं आ रही, बस आप उस पर फोकस करो। पता नहीं हम कैसे लड़ेंगे उस पर छोड़ दो। बीजेपी की सीट नहीं आने वाली एक भी। अब वो अपना चिंता में कि कौन सी सीट जीते, तो इसमें मंथन चल रहा है उनके यहाँ कि कौन सी सीट हम जीत सकते हैं। अब मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, उन्होंने मंथन शुरू कर दिया। उनके यहाँ तो लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं, 3 जोन में बैठ के आज भी मीटिंग चल रही है। आपके यहाँ भी यही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन साथ आएगा और कौन साथ नहीं आएगा? अब वो तय, आप चिंता ना करो। हम लोग के यहाँ गांव में मीटिंगें होती हैं, घर घर गांव में लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को जानते हैं। यहाँ 5 स्टार होटल में हम लोग की मीटिंगें नहीं होती दिल्ली में। हम लोग वो हैं जो किसान के साथ रह के कैसे वो जी रहे हैं, क्या उनको जरूरत है। इसीलिए हमें किसान की चीज पता होती है कि किसान कितनी मुसीबत में जी रहा है। ये डाटा लेके घूम रहे हैं, दिक्कत ये है। और हम समझ रहे हैं कि किसान परेशान है, वो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहा है। आप चले जाओ गाँव में, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे, उनके पास व्यवस्था नहीं है, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी के हिसाब से जो बड़े मुद्दे हैं वो वाकई बड़े जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महंगाई बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए तो सबसे बड़े मुद्दे अध्यादेश हैं। और उस अध्यादेश के अलावा आप किसी और बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। उसी पर आपके नेता वहाँ जहाँ पटना में मीटिंग होती है छोड़ करके वापस चले जाते हैं, पूरी करके रुकते नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुद्दे क्या अलग अलग हैं? और क्या इन कॉमन मुद्दों पर, जिसे हमेशा राजनीतिक पार्टी कहती है कि सबसे मजबूत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर विपक्ष एक साथ आ पाएगा? और देखिए, आपने कहा कि अलग अलग पार्टी जब बैठ रही है, सबके अपने मुद्दे भी हैं और देश के मुद्दे भी हैं। हमारे लिए ऑर्डिनेंस बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के जरिए संवैधानिक पीठ के फैसले का अपमान किया गया, दिल्ली के जनमत का अपमान किया गया और साथ में फेडरल स्ट्रक्चर का भी अपमान किया। ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं, उसकी साजिशों की पर्दाफाश कर रहे हैं। और साथ में आज जितने भी देश में जितने भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों चर्चा करना। अभी कह रहे थे बड़े बड़े नेता, इनके प्रधानमंत्री कहते थे फकीर हैं, 8,500 करोड़ के फ्लाइट पे चढ़ते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं। तो मुझे यह लगता है कि आज जब ये विपक्ष बैठेगा, उन सभी मुद्दों में चर्चा होगी। एक सीएमपी बनेगा, कॉमन प्रोग्राम बनेगा, फिर लड़ा जाएगा। क्योंकि ये बार बार कह रहा हूं, ये आप आंदोलन से उठी हुई पार्टी हैं और ऐसे में आपसे तो ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि महंगाई का मुद्दा हो तो आप सबसे पहले सड़क पर आ जाएं। लेकिन अध्यादेश पर आप हैं, लेकिन महंगाई पर नहीं है। क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है। अध्यादेश महंगाई छोटा मुद्दा है। पहले ही कहा कि इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचे, संविधान बचे, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से? लेकिन आपका मतलब सिर्फ दिल्ली से? दिल्ली के अलावा आप और कुछ नहीं सोच रहे? ऑर्डिनेंस कोई दिल्ली का मसला नहीं है। जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया, ये देश में किसी भी स्टेट में आ सकता है। बड़ा मुद्दा इसलिए बचाने की लड़ाई है। बड़ा मुद्दा लोकतंत्र को बचाना है। फिर आप दूसरी तरफ चले गए, फिर चले गए। हमने कहा बड़ा मुद्दा लोगों से जुड़ी हुई महंगाई है या फिर अध्यादेश है? मैंने कहा ना, सारे मुद्दे बड़े हैं। अगर आप संविधान विरोधी काम करेंगे वो भी नहीं करने देंगे। नेता ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा की महंगाई को लेकर।
आपके लिए मुद्दा अध्यादेश बड़ा है या महंगाई बड़ा है? आपने उस यात्रा को पढ़ा? खाली महंगाई के लिए करी? उन्होंने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए करी, क्या नाम, बेरोजगारी को हटाने के लिए करी, महंगाई को हटाने के लिए करी, संविधान को बचाने के लिए करी। एक सहयोगी, उनके लिए बड़ा मुद्दा अध्यादेश है, आपके लिए मुद्दा बड़ा अध्यादेश है या महंगाई? किसी के लिए कोई मुद्दा बड़ा हो, सब लोग अपने अपने मतभेद रख करके एकजुट होंगे, मतभेदों को खत्म करेंगे और सारे मुद्दों के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार को नहीं रहने देंगे। लोकतंत्र में लोकशाही की चलनी चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा के लोग मारने की बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ सब लोग लड़ेंगे। मुद्दा वो भी है, मुद्दा महंगाई भी है, मुद्दा बेरोजगारी भी है और मुद्दा चीन के राष्ट्रपति, जो हत्यारा राष्ट्रपति है 20 जवानों का हमारे, उसको ये जो चाय पिलाते हैं ना झूल झूल करके, मुद्दा वो भी है। सुधांशु जी, इसी का फायदा क्या लग रहा है आपको? यही स्कोप आपको नजर आ रहा है बीजेपी को कि ये लोग किसी एक मुद्दे पे साथ नहीं आ पाएंगे और कुछ मुद्दों पे अलग अलग जाएंगे? ये मुद्दों पे साथ है। वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैंने भी देख लिया, इन्होंने, सही बात है, राजस्थान सरकार ने अप्रैल के महीने में, यानी जब चुनाव से 6 महीना पहले रह गया, इस बजट में 25 लाख कर दिया है बढ़ा के। वही मैंने कहा, पूर्व में तो मुझे ध्यान था कि ऐसा नहीं था। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अरे भाई 6 महीना पहले, अशोक गहलोत अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आपके बोलने मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय नहीं लाए, आप चुनाव के समय कर दिए कि अब अगली सरकार आगे देखेगी कि क्या होना है 25 लाख का। अब मैं इसका जवाब देता हूं। जो आपने बात कही, ये लोग एक हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके मुद्दे भी बड़े कॉमन हैं। देखिए 23 जून को पटना में बैठक हुई जिसमें सब लोग कॉमन एजेंडा पे आके बात करने लगे, मगर 23 जून को प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे। वहां पे अगर आप देखें तो उस समय भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए क्या क्या होना था, चाहे जी कंपनी के द्वारा उस जहाज का इंजन भारत में बनना हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स आने हो, प्रीडेटर ड्रोन, यानी डिफेंस डील हो रही थी भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले, एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले में। तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की डील उन लोगों ने वहां बैठ के कमी है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका चलते चलते। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है सुधांशु जी हर मुद्दे को ले जाके 1970 में 1950 में जाके, अरे भैया 2023 जून की बात कही और आप भी पीछे रिकॉर्डेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्या? मैंने 23 जून, भदौरिया जी रहने दीजिए, आपसे पूरब का सवाल पूछता हूँ, आप पश्चिम चले जाते हैं। वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।